Hello everyone. Welcome to PK Padu. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called NCERT Distilled. और हम जो बात कर रहे हैं अभी इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में हम ऑलरेडी जो हमने कुछ बात करी वो थी कि संगम लिटरेचर किस तरह डेवलप हुआ, संगम कहाँ कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज हुआ, ये सारी बातें करी। उस समय की जो संगम एज है पर्टिकुलरली, उस समय की गतिविधियाँ क्या होती थी, उस टाइम के फीचर्स क्या थे, पॉलिटिक्स, रिलीजन वगैरह क्या था, ये सब हमने बात करी। फिर हमने जो है मेगालिथिक कल्चर देखा था वहाँ पे, कि वहाँ पे मेगालिथिक कल्चर कल्चर था उस समय पे जब अशोकन रूल यहाँ चल रहा था मगध में। उसके बाद हमने जो नोटिस किया था वो हमने ये नोटिस किया कि इनके जो ये 3 किंगडम है अर्ली, वो क्या है। तो हमने चेरास की बात करी थी, पांड्यास की बात करी थी, चोलास की बात करी थी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो राजा है उनकी बात करी थी, ट्रेड किस तरीके से होता था, सोसाइटी कैसे काम करती थी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ओके, फिर मैंने आपको कुछ इमेजेस भी दिखाई थी एक्सकेवेशन वगैरह की वहाँ के, वो सारी बातें भी हमने कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक आता है हमारे हाथ में, हम यहाँ पे हमें कुछ मेजर डायनेस्टीज की बात करनी है, जो कि टोटल 5 मेजर डायनेस्टीज है। ठीक है, वाकटकास, चालुक्यास, पल्लवास, कदम्बास और वेस्टर्न गंगा, ये 5 की हमें बात करनी है। मोस्टली एनसीईआरटीज में भी ये 5 ही ज़्यादा मेंशन है, बाकी भी और छोटे छोटे जगह मेंशन है, बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उनका मैं एक चार्ट दे दूंगा लास्ट में, वो आप बाद में कर सकते हैं। और अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पर्टिकुलरली पीसीएस वगैरह के एग्जाम में या स्टेट एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू गूगल और काफ़ी आसान तरीके से आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पर मेजरली जो हमें डिस्कस करना है वो ये 5 रूल डायनेस्टीज है। In this lecture, we will talk about the Vakatakas, the Chalukyas and the Pallavas. हम इन तीनों की बात करेंगे इस लेक्चर में। Alright, but before that, I want to urge you again to subscribe to this channel. इससे मेरी बहुत सहायता होती है, इस चैनल की बहुत हेल्प होती है और हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए ला पाते हैं। मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी टाइम एनर्जी लगती है, रिसोर्सेज भी काफ़ी लगते हैं। तो मुझे बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए कि हम इसे और लोगों तक फैला सकें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स या फैमिली जिन्हें ज़रूरत है, जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जो जीएस सपोर्टेड है, क्योंकि एंशिएंट इंडियन एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग लगभग हर जगह पूछा जाता है। यूपीएससी में रेलेवेंस काफ़ी बढ़ गया है अब इस समय, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो है आपका, ये एक फाउंडेशन बनवा रहा हूँ मैं बेसिकली आपका, जहाँ से आपको बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली ना पढ़नी पड़े। मैं नहीं चाहता कि 6वीं के बाद 8वीं, 8वीं के बाद 11वीं टाइप आप उस तरीके से पढ़ें। आप पूरी चीज़ जो भी टॉपिक है पूरा एक ही जगह पे पढ़ लें, मैं ये चाहता हूँ और इसलिए मैंने ये कोर्स बनाया है। ऑलराइट, और हम इसमें आप जानते ही हैं काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। तमिलनाडु के जो आपके नोट्स हैं वो भी बताया मैंने कि वो भी हम ऐड करते हैं इसमें। साथ ही साथ हम उसमें ऐड करते हैं जो आपका एनआईओएस रहता है, उसके नोट्स होते हैं इसमें। उसमें इसके बाद हम इंटरनेट पे भी रिसर्च करते हैं, कुछ कोचिंग में से कुछ मिल जाता है इंपॉर्टेंट, वो भी देखते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है कुछ कुछ पार्ट। प्लस इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ जो आपके आए हैं पिछले साल के, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ऑल्दो पूरी तरीके से नहीं रह सकते, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी रहती है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे डाल दिया जाए। जो प्रेजेंट ही नहीं है एनसीईआरटी में, जिसकी बात ही नहीं हो रही है, वो मैं डालना सही नहीं समझता। वो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे एक एक या 2 क्वेश्चन आएंगे हर साल, और इन्हें या तो आप अवॉइड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप कोई और सोर्स से पढ़ते हैं, जैसे कोई कोचिंग का मटेरियल है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ये हमारा लेक्चर 35 है इस सीरीज़ का, एज यू नो। और वाकटकास, चालुक्यास एंड पल्लवास की बात करेंगे, एंड इसका नाम है द न्यू रेन ऑफ द साउथ। तो किंगडम में डेक्कन में कुछ नए किंगडम्स इमर्ज होते हैं 300 टू 600 एडी में, जब आपका ये वाला रूल खत्म हो जाता है इन लोगों का। जो आपके अर्ली 3 किंगडम्स थे, तब यहाँ पे नए इमर्जेंस शुरू होता है। तो फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ सतवाहन एम्पायर, सतवाहन एम्पायर याद है आपको, हमने सतवाहन पढ़ा था। सतवाहन इक्ष्वाकुस आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उनके बाद की कहानी है ये बेसिकली। चोलास, ये आपका जो रीजन है, मोस्टली जो टिप वाला रीजन था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रीजन था ये तो आपका ऑक्यूपाइड था चेरा, चोलास एंड पांड्या से। और जब यहाँ पे आपका मगध का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो रहा था, डिक्लाइन शुरू हो रहा था, तो हमने देखा था जो उनके फिडुशरीज थे
उन्होंने एक एम्पायर बनाया था, इस तरीके का वो एम्पायर दिखता था, सतवाहंस का एम्पायर था ये, और धीरे धीरे ये इस तरह से पूरा फैल गया था। अब सतवाहंस के जाने के बाद हमने देखा था कि कैसे छोटे उनके जो फिड्यूशरीज थे, अभिहारास, इक्ष्वाकुस, ये लड़ने लगे। उसी में से आपके आते हैं वाकाटकास भी, और चालुक्यास की हम बात करेंगे, वो भी इसी में से आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे अब। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सतवाहन एम्पायर इन द 3rd century CE, several regional kingdoms emerged in the Deccan and the South India. Among them, Vakatakas, Chalukyas of Badami and Pallavas of Kanchipuram became the dominant political power between the 4th and the 8th century CE. लगभग 400 साल तक ये लोग राज करते रहे इस जगह पे। These kingdoms are not only shaped by the political history of the peninsular India but also made significant contributions to the administration, literature, religion, art and architecture. ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। हम देखते हैं बहुत सारी जगहों का डेवलपमेंट देखते हैं, हम नए नए मंदिरों का डेवलपमेंट देखते हैं। जो चालुक्य उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए, क्योंकि अजंता अलोरा की गुफाएं बनवाई, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। वाकाटकास का हमने देखा था रिलेशनशिप था गुप्तास के साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी प्रभावती, उनने शादी करी थी रुद्रसेन से, जो रुद्रसेन जो राजा थे आपके, वाकाटका रूलर थे वो। तो इस तरह से हम ये भी रिलेशंस यहाँ दिखते हैं। Their rivalry, especially the Chalukya-Pallava conflict, played a decisive role in the political history of South India. अभी एक राइवलरी, हम एक लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य और पल्लवा की, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जो हमारी जो पढ़ाई चल रही है, जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसका। The period witnessed rise of regional monarchies, growth of Brahminical institution through land grants. यहाँ ये लोग भी लैंड ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। Expansion of trade and agriculture, development of distinctive regional styles of art, architecture, and flourishing of संस्कृत and प्राकृत लिटरेचर। यहाँ पे ही आपका रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी शुरू होता है बहुत सारी जगहों पे, और संस्कृत का जो आपका वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं और लोकल जो है व्याकरण यूज़ करी जाती है, इससे आपकी एक रीजनल लैंग्वेज तैयार होती है। प्राकृत का भी हमने देखा था, अपभ्रांसा जो आती है, जिससे हमारी नई भाषाएं आई थी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब बनना शुरू हुई थी। फिर प्राकृत लिटरेचर का भी हम डेवलपमेंट देखते हैं। इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। अब जो विंध्यन माउंटेन्स हमने देखा था अर्लियर टाइम्स में, विच एक्टेड एज अ बैरियर, तो अब इतना नहीं हुआ था, नए नए रास्ते खुल चुके थे साउथ तक जाने के। दक्षिण पथ वॉज ऑब्वियसली द मेजर वन, पर और भी रास्ते अब मिल चुके थे हमें। मेजर किंगडम्स कौन कौन से थे इनके, इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये अभी क्योंकि इंट्रो ही चल रहा है तो मैं इंट्रो के हिसाब से ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वाकाटकास एक थे हमारे सक्सेसर ऑफ द सतवाहन्स इन द डेक्कन। सतवाहन्स के बाद जो सबसे पहली नई डायनेस्टी आती है वो वाकाटकास आती है इस रीजन में। कंटेम्प्रेरीज ऑन अलाइज ऑफ गुप्तास। अलाइज किस तरीके से, हमने बताया शादी करी हुई थी चंद्रगुप्त टू ने प्रभावती की रुद्रसेन से, तो अलाइज भी हो जाते हैं। इन पेट्रन्स ऑन द फेमस अजंता केव्स। अजंता केव्स जो मेजरली बनी वो इनके समय पे डेवलप होती हैं। फिर चालुक्याज ऑफ बादामी इमर्ज एज अ मेजर पावर इन द वेस्टर्न डेक्कन, वेस्टर्न डेक्कन की तरफ। ठीक है, यानी महाराष्ट्र कर्नाटका वाला जो हिस्सा है वहीं पे ये लोग भी इमर्ज होना शुरू होते हैं। इनका एक आर्किटेक्चरल स्टाइल था जिसे हम वैसारा स्टाइल बोलते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हमें इंडिया में 3 ही टेम्पल आर्किटेक्चर मिलते हैं, नागर स्टाइल जो साउथ जो नॉर्थ में चलता है, फिर आपका द्रविड़न स्टाइल जो साउथ में चलता है, और एक ये वैसारा स्टाइल है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, कल्मिनेशन दोनों का, और एक पीक आर्किटेक्चरल मार्बल मार्बल यानी एक ये बना के लेकर आते हैं। हम एक टेम्पल देखेंगे, होसालेश्वर टेम्पल। मैंने पहले भी डिस्कस किया है होसालेश्वर टेम्पल, ऊपर भी दिखाया है आपको कोई लेक्चर में, तो वो उसकी बात हम यहाँ करेंगे। engaged in prolonged conflict with the Pallavas. Chalukyas were engaged in conflict with Pallavas. ठीक है, फिर पल्लवास ऑफ कांची। कांची है ना तमिलनाडु का हिस्सा है ये। डोमिनेंट पावर इन द नॉर्दर्न तमिल रीजन, पायनियर्स ऑफ रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आर्किटेक्चर इन द साउथ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम देखेंगे। आपने शोर टेम्पल के बारे में सुना होगा, ये सब जो है डेवलपमेंट पल्लवास के टाइम में हुआ। ओके, पेट्रोनाइज लर्निंग, लिटरेचर एंड द भक्ति मूवमेंट। जो आपके अलवर्स और नायनार से, वो उनका डेवलपमेंट भी इसी समय इनके टाइम में शुरू होता है। कदम्बास, ये एक और डायनेस्टी है, इनकी इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नेटिव डायनेस्टीज इन द कर्नाटका एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली डेक्कन। दैट्स इट, इतना ही इंट्रो है इसका, मेरे को बस आपको नाम बताना था कि ये है वेस्टर्न गंगा। इन्होंने भी सदर्न कर्नाटका में ही राज किया, इसी रीजन में, एंड इंपॉर्टेंट पेट्रन्स ऑफ जैनिज्म एंड रीजनल कल्चर। ओके, ये दोनों जो है हमारे कदम्बास और वेस्टर्न गंगास, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
मेजर किंगडम क्या है आपके, ये सारे जो है, और इनके कैपिटल्स, फिर आपके फाउंडर, पीरियड, कौन से समय पे कौन सा राज्य था, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे हम, ये विंध्य शक्ति, पुलकेशिन, सिम्हा-विष्णु, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, दिस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एंशिएंट पीरियड टू द अर्ली मेडिवल पीरियड ऑन द इंडियन हिस्ट्री। आप ये टाइम पीरियड अगर देख रहे होंगे तो ये 250 से चालू हो रहा है। हमने यहाँ पे जो भी बात करी है, जो हम लेक्चर्स जितने भी हम ये सब लोग डिसाइड कर, यानी हम लोग जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये 250 आपका चल रहा है एडी, 250 एडी से 1000 एडी लगभग, यानी करीब 750-800 साल की हम हिस्ट्री इस वाले 2 लेक्चर्स में जानने की कोशिश करेंगे। और हम, आप देख रहे होंगे, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मेजर जो आपकी पावर्स रही हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल पावर्स, मेजर पावर्स, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो रीजनल जो आपके फिड्यूशरीज थे, रीजनल जो आपके राजा थे, वो तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने वो सब को लेके हम इंक्लूड नहीं किया है। हमने बस जो मेजर चंक है उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। स्ट्रेंथन रीजनल आइडेंटिटीज एंड रीजनल कल्चर्स एज वेल, इन लोगों का रहना, क्योंकि इतने लंबे साल अगर आप राज करोगे तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है पूरी तरीके से, अगर आप एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो। लेड द फाउंडेशंस ऑफ लेटर पावरफुल डायनेस्टीज सच एज राष्ट्रकूट्स, चोला एंड कल्याणी चालुक्य एंड होयसाला। ठीक है, ये तो आप समझ ही सकते हैं, ये वाले हमने सब पढ़े हैं, ये सब बाद में आए थे आपके। राष्ट्रकूट भी इसके बाद का है कहानी। ओके, राष्ट्रकूट जो आए थे आपके, देवर एक्चुअली द फेड्यूशरीज ऑफ चालुक्य, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हम राष्ट्रकूट पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रकूट चालुक्य बादामी के बाद आए थे, तो उनको हम पढ़ चुके हैं। फिर हम ये चोलास हो गए, फिर कल्याणी में भी चालुक्यास आए थे, ठीक है, होयसालास आए थे। इनका मेजरली हम मेडिवल में पढ़ेंगे होयसालास का। चोलास हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इंपीरियल चोलास, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। उसमें प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एंड अचीवमेंट्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसफी, इन सब का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, ये हमारा एक इंट्रो हो गया। अब जो हमें सबसे पहली जो हमारी डायनेस्टी है जिसके बारे में पढ़ना है, वो है आपकी वाकाटकास। तो वाकाटकास वर वन of the most important dynasties of the Deccan during the 3rd and the 6th century AD. They emerged after the decline of the Satvahans and became the most powerful kingdom in the Deccan before the rise of Chalukyas. चालुक्यास जो है धीरे धीरे इमर्ज होना चालू होता है, और वाकाटकास दे वर द डायरेक्ट सक्सेसर्स ऑफ सतवाहन। पहले आ जाते हैं, वो पूरा उतना एरिया कवर कर लेते हैं वाकाटकास, गेट इनटू अलायंस विद द गुप्ता एम्पायर, जो लगा ही हुआ था बिल्कुल उनसे, और इसके साथ ही ये रिलेशनशिप जो है इनका शुरू हो जाता है। The name Vakataka is believed to have been derived from Vakataka, the ancestral home of a dynasty, though its exact location remains uncertain. इनका जो नाम है ये एक्चुअली एक जगह से आता है, वाकाटका नाम की जगह से, लेकिन इसका ओरिजिन नहीं पता हमें। मोस्टली इसको कहा जाता है कि सेंट्रल महाराष्ट्र में कहीं कोई रीजन है, वहाँ से ये इमर्जेंस शुरू होता है इनका। They were contemporaries of the Gupta Empire and maintained close political and matrimonial relations with them. ओके, हम बात करेंगे यहाँ पे प्रभावती गुप्ता की, हम बात करेंगे, हम वहाँ देखेंगे ये। Information about Vakataka is derived from inscriptions, Purans and Ajanta cave records. अजंता केव्स के बहुत बड़े पेट्रन्स थे वाकाटका, तो वहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। पुरान्स में भी इनका नाम है, ठीक है, पुरान्स क्योंकि बिकॉज इट वॉज बेसिकली डेवलपिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टाइम, तो उनका नाम यहाँ पे एसोसिएट हो जाता है वाकाटकास का। और इंस्क्रिप्शंस भी इनके, ये लोग कुछ छोड़ के गए हैं, उनसे भी हमें पता चलता है। द वाकाटकास वर ब्राह्मण्स एंड डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज हरित पुत्र इन द इंस्क्रिप्शन। भगवान के बच्चे, हरित पुत्र, तो ये अपने आप को बोलते थे, और देवर ब्राह्मण्स इन नेचर, ओके, ब्राह्मण्स थे। टेरिटोरियल एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य था, तो एट द हाइट ऑफ देयर पावर द वाकाटकास किंगडम इंक्लूड विदर्भ, बेरार, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड नॉर्थ डेक्कन। इतना बड़ा एरिया इनने कॉन्कर करके रखा था। अगर हम मैप देखेंगे इनका जैसे, तो आप ये इनकी जो पीक टाइम पे इनका जो एरिया था, ये इतना बड़ा एरिया इनने कॉन्कर करके रखा था। यहाँ पे आपका पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे पूरा गुप्ता एम्पायर था इसी रीजन में, ठीक है, और यहाँ तक इनने पूरा कैप्चर करके रखा था वाकाटकास ने। सतवाहंस के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्ष्वाकु आपके कहीं यहाँ पे इमर्ज हुए, पर उनके बाद जब आते हैं वाकाटकास तो ये पूरा एरिया इतना बड़ा कॉन्कर कर लेते हैं यहाँ पे। अब कैपिटल्स एंड ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज वाकाटकास वर वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टी विच वॉज नॉट अ सिंगल रूल, यानी यहाँ पे अलग अलग आपकी ब्रांचेस इवॉल्व हुई।
तो वो कौन सी थी? तो एक ब्रांच थी आपकी नंदीवर्धन ब्रांच, ठीक है, नंदीवर्धन ब्रांच थी एक। इसकी कैपिटल हुआ करती है नंदीवर्धन, जो कि आज का प्रेजेंट डे नागपुर है आपका। ये इसकी विदर्भ में कैपिटल हुआ करती है नंदीवर्धन ब्रांच की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, परवर सेना 1, रुद्रसेना 1, रुद्रसेना 2, परवर सेना 2। ये इसके इंपॉर्टेंट आपके रूलर्स हो जाते हैं। फिर एक आपकी आती है वत्सगुल्मा। वत्सगुल्मा ब्रांच जो है आपकी, ये आपकी इसकी कैपिटल थी वत्सगुल्मा, जो कि वाशिम है प्रेजेंट डे, और इसकी ये महाराष्ट्र में मिलता है वाशिम आपको। और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर थे ये थे सर्वसेना और हरिसेना, ठीक है। पी और आर नाम से आएगा तो ये याद रखना, और ये थोड़ा अलग नाम से आएगा हरिसेना सर्वसेना, तो ये वत्सगुल्मा वाले ब्रांच के हैं, और ये नंदीवर्धन ब्रांच के हैं, ठीक है। अब हम इनके इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं इनकी बात करते हैं। तो पहले जो आते हैं इनके फाउंडर आते हैं, ये है विंध्य शक्ति नाम है इनका। तो फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी established वाकाटका अथॉरिटी इन द डेक्कन ड्यूरिंग द 3rd century AD. He assumed the title of धर्म महाराजा। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ यूनिक टाइटल, और इसके पहले धर्म महाराजा हमने कहीं और देखा नहीं। धर्म प्रवर्तका देखा है हमने, ठीक है, द बिहोल्डर ऑफ धर्म, पर धर्म महाराजा, द किंग ऑफ धर्मा, ये हम पहली बार देख रहे हैं, इंडिकेटिंग द ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द डायनेस्टी। फिर इसके बाद आपके एक राजा आते हैं परवर सेना 1, greatest ruler of the early Vakatakas and expanded the kingdom considerably, assumed the imperial titles of Maharaja Dhiraj and Samrat. महाराजा धीराज का मतलब अश्वमेध, याद है आपको, मैंने कहा था, ठीक है। तो परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस एंड 1 वाजपेय सेक्रीफाइस। वाजपेय सेक्रीफाइस करने पे आप भी आपको बहुत फायदा रहता है। वाजपेय में आप एक बड़ा यज्ञ करवाते हैं, एक रेस होती है उसके बाद चैरियट रेस, वो वाजपेय यज्ञ होता है। He transformed the Vakatakas from a regional power to an imperial kingdom. किसने? परवर सेना 1 ने। He was the only Vakataka ruler to assume the title of सम्राट और emperor. ये आप पॉइंट याद रखेंगे। परवर सेना 1 was the only Vakataka who assumed the title of a सम्राट। इसके बाद आते हैं रुद्रसेना 1। He faced defeat at the hand of समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त 2 के पिताजी, उनके हाथों से रुद्रसेना 1 हारे थे। रुद्रसेना 1 ने को हराया गया था समुद्रगुप्त ने। ये इनके इंस्क्रिप्शन वगैरह पे समुद्रगुप्त के मिलता है हमें। इसके बाद आते हैं आपके रुद्रसेना 2। ये एक इंपॉर्टेंट आपके राजा हैं, क्योंकि इन्होंने शादी करी थी प्रभावती गुप्ता से। मैरिड प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, यानी यहाँ पे हरा दिया पिताजी को, लेकिन बाद में जब रुद्रसेना 2 आया तो भैया शादी कर ली इनने, और वो दामाद बन गए गुप्ता परिवार के। बिकेम अ वैष्णवाइट अंडर हर इन्फ्लुएंस, वैष्णव बन गए, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए आपके रुद्रसेना 1। एंड दिस मैरिज क्रिएटेड क्लोज अलायंस बिटवीन वाकाटकास एंड द गुप्तास। अब इसके बाद आते हैं आपके परवर सेना 2। अब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जब एक बार कोई कन्वर्ट हो जाता है ना तो कुछ टाइम तक लीनेज जो है उसी कन्वर्जन रूल पे चलती है। तो इसके पहले जो है कौन सा आपका रिलीजन फॉलो कर रहे थे, प्रोबेबली जैनिज्म बुद्धिज्म कर रहे होंगे, बट नाउ व्हेन दे आर कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म, तो आप कुछ टाइम वैष्णव और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस अब रूल करेंगे। तो परवर सेना 2 इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था रामचंद्र का, भगवान राम का एक टेम्पल बनवाया था परवरपुरा में। सॉरी। एंड ही ऑल्सो कंपोज अ फेमस प्राकृत वर्क। प्राकृत में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सेतुबंध, ऑल्सो नोन एज रावण वाहो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट, सेतुबंध भी रावण वाहो भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको परवर सेना का नाम पता होना चाहिए, परवर सेना 2 का, और लिखा इन्हें था प्राकृत भाषा में। हरिसेना, अब ये हम दूसरी वाली जो ब्रांच है उसमें आ गए, ठीक है, आपकी जो वत्सगुल्मा है उसमें, ठीक है। Most powerful ruler of Vatsugulma branch and extended Vakataka influence across large parts of the Deccan. Under Harisena, the Vakataka Empire reached the greatest territorial extent, and his reign witnessed the flourishing of Ajanta paintings, making it cultural zenith of the dynasty. अब मोस्टली आप अगर नोटिस करेंगे तो जो आपकी अजंता पेंटिंग्स है, इट इज एसोसिएटेड विथ ऑल द 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम, दैट इज द ब्राह्मणिज्म, it's also the Buddhism as well as the Jainism. तो हो सकता है जब when they early started patronizing the caves, जनता caves, तो वो बुद्धिज्म फॉलो करते होंगे, फिर धीरे धीरे ब्राह्मणिज्म में आए, later they start switching to give priority to some type of
आर्टिस्ट कि आप पर्टिकुलरली इस टाइप की पेंटिंग बनाइए, तो ये सब हो सकता है। अब हमें एक अलायंस देखने को मिला था, पहले भी हमने देखा था, अभी भी देख लेते हैं, गुप्ता वाकटका अलायंस। तो प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड द क्वीन ऑफ रुद्रसेना टू, शी रूल्ड एज अ रीजेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेना। रुद्रसेना के डेथ के बाद, देहांत के बाद, वो एक रीजेंट, ठीक है, राज्य माता बोलते हैं जिसे, राज्य माता बन के वो राज करती हैं जब तक उनके जो बड़े हैं वो बच्चे हैं जो उस उम्र के नहीं हो जाते कि वो राजपाट संभाल सकें। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन रॉयल वुमेन टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी इन एंशिएंट इंडिया। हर इंस्क्रिप्शंस रिवील स्ट्रॉन्ग गुप्ता इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। इनके इंस्क्रिप्शन भी है, वो भी हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या था इस अलायंस का? इट स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल टाइज बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन। क्योंकि अब प्रभावती गुप्ता खुद राज कर रही है, तो अगर गुप्ता यहाँ आपका एम्पायर स्ट्रांग भी है तो वो अटैक करेगा नहीं वाकाटकास पे, ऑल्दो कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो। इनहेंस गुप्ता कल्चरल इन्फ्लुएंस टू वाकाटका किंगडम एंड हेल्प्ड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द डेक्कन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड ने होल्ड करके रखा, उन्होंने अटैक किया ही नहीं उस समय तक वहां पे। रिलीजन क्या फॉलो करते थे ये वाकाटकास? तो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म था इनका। परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स एंड पेट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म थ्रू लैंड ग्रांट्स। हमने देखा किस तरीके से रुद्रसेना टू आपके कन्वर्ट हो जाते हैं वैष्णविज्म में, और फिर ये सारी चीजें चलती रहती है। वैष्णविज्म गेन प्रोमिनेंस अंडर द गुप्ता इन्फ्लुएंस एंड रुद्रसेना टू बिकेम अ वैष्णवाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रभावती गुप्ता। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे ब्राह्मणिज्म का मतलब इट डजंट डायरेक्टली से दैट यू विल बिलीव इन द इनकारनेशंस ऑफ भगवान विष्णु। वैष्णविज्म इज अ सेपरेट, यू कैन से, सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म विच सेज दैट कि भगवान विष्णु ने इतने अवतार लिए हैं। जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन था आपका, बेसिकली इट वाज मोर अबाउट यज्ञ करना और आपका जो आपके सेक्रीफाइसेस है, रिचुअल्स, ये सब फॉलो करना, होम हवन करवाना, ये सारी चीजें आती थी ब्राह्मणिकल कल्चर में। विष्णु कल्चर का जो वैष्णविज्म का है, इसमें नाम जपना, पूजा करना, अर्चना करना, गाने संकीर्तन करना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती थी। तो दोनों अलग अलग थोड़ी चेंज हो जाती है चीजें। Although the early Vakataka rulers were predominantly followers of Brahmanism, they extended patronage to Buddhist establishment as well, especially during the Harisena's reign when Ajanta caves flourished. हरिसेना ने उस समय जो है बुद्धिज्म को थोड़ा पेट्रोनाइज किया ताकि अजंता केव्स में डेवलपमेंट हो सके, मूर्तियां बन सके, स्कल्पचर्स बन सके, तो ये उन्होंने करवाया था हरिसेना के टाइम पे। लिटरेचर की कुछ बात कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि सेतुबंध लिखी गई थी, ठीक है, तो परवर सेना टू ने सेतुबंध लिखी थी, या रावण वाहो, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स इन प्राकृत लिटरेचर। फिर सर्वसेना आते हैं, ठीक है, आपके वत्सगुल्मा ब्रांच के, हमने यहाँ पे देखा था वत्सगुल्मा ब्रांच के सर्वसेना, इन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। रूरल रूलर ऑफ द वत्सगुल्मा ब्रांच एंड ऑथर्ड हरिविजय। हरिविजय नाम की किताब लिखी थी इन्होंने, ये भी एक प्राकृत में लिखी गई थी, सर्वसेन ने लिखी। फिर कालिदास एंड द वाकटकास। द ट्रेडिशंस एसोसिएट कालिदास विद द वाकटका कोड एंड मेघदूतम इज बिलीव टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब कहानी कुछ इस तरह कैसे कि जो कालिदास थे, एक्चुअली ही वाज एक्चुअली early in earlier days he was in the Vakataka court. Then he got married, then the Rudrasena two of Vakataka got married to Prabhavati Gupta, and who was the daughter, Prabhavati Gupta, she was a daughter of Chandragupta too. तो क्या हुआ, तो तुलसीदास ये सॉरी कालिदास को बोला गया कि आप जो है आप उज्जैन चले जाइए चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। तो वहां से फिर ये उठ के आते हैं, आपके वाकटका रूल से उठ के आ जाते हैं ये गुप्ता रूल में, और यहाँ पे जाके वो नवरत्न का उनको एक टाइटल में एंट्री मिलती है एक एलीट क्लब में। और फिर हम अब आगे की जो अभिज्ञान शकुंतलम और ये सब जो डेवलपमेंट देखते हैं जो उज्जैन में बैठ के हुए थे संस्कृत में, वो हम वहाँ पे नोटिस करते हैं। बट इट इज सेड दैट कालिदास वॉज फ्रॉम दिस रीजन, वाकटका रूल के अंदर थे वो पहले, और फिर वो बाद में ट्रांसफर हो गए गुप्ता रूल में। तो मेघदूतम लिखी थी उन्होंने वहां पे जब वाकटकास के साथ थे वो। थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाकटका रूल का, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अजंता केव्स। तो अजंता केव्स हमें देखने को मिलती है। वाकटकास वर मेजर पेट्रन्स ऑफ अजंता केव्स एंड मोस्ट ऑफ द फेमस लेटर केव्स बिलोंग टू द रेन ऑफ हरिसेना। नाम आप याद रखेंगे कि हरिसेना के टाइम पे ही ज्यादा केव्स डेवलप हुई हैं। मोस्ट सेलिब्रेटेड केव्स नंबर 16, 17 एंड 19 बिलोंग टू वाकटका पीरियड। हम अभी देखेंगे वो वाली केव्स भी, उसमें क्या बना हुआ है। दे डिपिक्ट जातक स्टोरीज, बुद्धा's लाइफ एंड कंटेम्प्रेरी कोर्टली लाइफ। The paintings are regarded as the finest example of classical Indian mural art. Mural बने हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है, neither sculptures nor आपके कोई
बड़े आर्किटेक्चरल फीचर्स दे आर म्यूरल्स। म्यूरल्स मतलब एक सॉलिड स्टेट पे, जैसे एक रॉक है, रॉक की दीवार है, उसके ऊपर प्लास्टर करके या उसको तराश के उसके ऊपर आकृतियां बनाना, दैट इज कॉल्ड म्यूरल। फीचर्स क्या थे इसके, इनके यानी जो अजंता है आपकी, अजंता की उसके फीचर्स, तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, विहार यहाँ पे मिलते हैं हमें, चैत्य हॉल्स मिलते हैं, यानी एक्चुअली दे आर चैत्य हॉल्स, और आजू बाजू जो दीवारें हैं उनकी दीवारों पे म्यूरल्स बने हुए हैं। वहां पे बैठ के जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे, कुछ रहा करते थे, वहां पे विहार थे, उस चैत्य थे, ऐसे रहने की जगह थी, मेडिटेशन करने की जगह थी, और जो उनकी वॉल्स है उनको डेकोरेट करने के लिए वो म्यूरल्स वगैरह बने वहां पे। म्यूरल्स एंड फ्रेस्कोस, फ्रेस्कोस का मतलब होता है, फ्रेस्को एक टाइप का आर्ट ही है, म्यूरल आर्ट, जिसमें हम प्लास्टर को दीवार पे ऊपर मार के, जैसे आप पीओपी से मोल्डिंग नहीं करवाते हैं छत की, जब आप फॉल्स सीलिंग करवाते हैं, उस तरीके से प्लास्टर को ही दीवार के ऊपर आप लगाते जाते हैं, और उसके हिसाब से एक आकृति जो है वो दीवार से उभर के बाहर आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्को। डिपिक्शन ऑफ जातक स्टोरीज एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स, नोबल्स, कॉमन पीपल, ये भी हमें देखने को मिलते हैं अजंता केव्स में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट सर्वाइविंग पेंटिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अब देख हमें पता ही है, and provides valuable information about the society, religion, dress, architecture, cultural life of the period। सब कलरफुल इमेजेस हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ से दिखाई देती हैं। ये देखिए आप पेंटिंग्स, ये अजंता केव नंबर 17 की पेंटिंग है, अभी भी एक्सेस करती है। ओके, थोड़ी बहुत डैमेज है, पर आप देख सकते हैं कैसे बुद्धा बैठे हुए हैं, और जातक कथाएं वगैरह हैं, ये सब लोग आजू बाजू बैठे हैं, ठीक है। फिर ये आपका केव नंबर 16 है, तो केव नंबर 16 में ऐसे बुद्धा की सिटिंग मूर्ति है, ये एक इनके हाथ में मुद्रा बनी हुई है, ठीक है, और ये आस-पास में जो है ये यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये देखिए, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये पुरानी पेंटिंग्स है, अब खराब हो गई, थोड़ी रन डाउन हो गई है, और ये सब पेंटिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे। फिर अजंता केव नंबर 16, यहाँ पे मैंने बताया था एक बार, हम पहले ही बात कर चुके हैं, पद्म पाणि है, हाथ में कमल है इनके, ठीक है। अजंता म्यूरल ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणि, हाथ में कमल का फूल है, ये बोधिसत्व है आपके पद्म पाणि, रिलेटेड टू कौन से बुद्धिज्म है आपका, ये महायान। ओके, तो ये है, और आजू आस-पास में अगर आप देखेंगे इनके, तो ये देखिए आप जातक स्टोरीज वगैरह ये सब यहाँ पे बनी हुई हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ये एक छोटा-सा लिस्ट है, जो अभी हमने ऊपर बात किया कि आर्ट एंड कल्चर वगैरह में क्या हुआ। तो कुछ इसमें वर्क्स भी है और कुछ इसमें डेवलपमेंट्स भी है। तो जैसे अजंता केव के बारे में लिखा है तो हरिसेना ने बनवाया था, कहाँ बनवाया? अजंता में। फिर सेतुबंध किताब के बारे में लिखा है, हरिविजय किताब के बारे में लिखा है, ठीक है? रामचंद्र मंदिर बनाया था परवर सेना 2 ने, वो भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब आप देख सकते हैं। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी देखते हैं हम इस समय पे कैसी थी वाकाटकास की। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजा का बेटा राजा बनेगा। प्रोविंसेस एडमिनिस्टर्ड बाय रॉयल ऑफिस, इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, देयर किंगडम, और वो जो था उसे जो एक रॉयल ऑफिस है जिसका एक हेड हुआ करते होंगे, वो उसे ऑपरेट करते थे। लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिकेम इंक्रीजिंगली कॉमन, फ्यूडल टेंडेंसीज बिकेम टू इमर्ज। अब जो है लैंड ग्रांट्स जो है वो बहुत कॉमन हो गया था, इनके पास भी प्रोबेबली कैश वगैरह फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे भी लैंड ग्रांट का सिस्टम ही काम कर रहा था। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर था बेसिस, एक्सपांशन किसमें हुआ? एग्रीगेरियन सेटलमेंट में, किसकी वजह से? लैंड ग्रांट की वजह से। जब किसी को दान में दे दिया गया तो उस पर खेती कर रहा था, उस समय वही काम था। ट्रेड कंटिन्यू अलोंग द डेक्कन राउट्स, मतलब दक्षिण पथ की बात हो रही है, प्लस नीचे साउथ की तरफ भी जा रहा था, क्योंकि रोम की तरफ भी ट्रेड हो रहे थे तब तक। प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम इज रिफ्लेक्टेड इन द पेट्रोनेज ऑफ लिटरेचर एंड अजंता आर्ट। ओके, डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब ये एक में एक और पॉइंट बताना कि प्रॉस्पेरिटी कैसे मालूम पड़ रही है? भाई आर्ट बनाने के लिए सरप्लस चाहिए, सरप्लस ही आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाता है कि मेरे पास इनफ है, इसलिए हम आर्ट में आप खर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बात यहाँ दिखाता है। डिक्लाइन आफ्टर डेथ ऑफ हरिसेना, ठीक है, हमने बात करी थी हरिसेना राजा की। द एम्पायर वीकेंड रैपिडली, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सक्सेशन डिस्प्यूट, रिड्यूस सेंट्रल अथॉरिटी, द रीजनल पावर्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेक्कन। अब यहाँ से जो है सेंट्रल अथॉरिटी जो है कमजोर हो गई, आपके जो जिस तरीके से हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, कि प्रोविंसेस बने हुए थे, तो दे स्टार्टेड गेनिंग पावर। ओके, दे स्टार्टेड गेनिंग पावर, और जो इस वजह से है आपका जो डेक्कन में फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया था। इवेंचुअली वाकाटकास डिसअपीयर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल सीन एंड
वर सक्सीडेड बाय द लेटर डेक्कन डायनेस्टी सच एज द चालुक्यास। अब चालुक्य सन के फिड्यूशरी वगैरह के इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये एक अलग नई डायनेस्टी इमर्ज होकर आती है, हमें देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था इनका? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्कन पावर बिटवीन द सतवाहनास एंड द चालुक्यास, इन दोनों के बीच के सैंडविच्ड एक आपका टाइम में ये मिल जाती है डायनेस्टी वहाँ पे। मेंटेन क्लोज पॉलिटिकल कल्चरल टाइज विद गुप्तास, शादी हो जाती है, हमने देखा था। मैरिज अलायंस प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन टू की, है ना, कोई बात है। रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अलायंस ऑफ द एंशिएंट इंडिया, जो ये आपका किनशिप वाला, किनशिप एंड किंगशिप गोइंग अलोंग, ओके, किनशिप एंड किंगशिप। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, नाते। ये किंगशिप ये होता है राजपाट, दोनों साथ साथ जा रहा था। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छी लाइन है और बहुत जगह यूज होती है। एक ऐसे का भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इससे, कि औरंगजेब ने कहा था दैट किंगशिप नोज नो किनशिप, बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है ये, आप कहीं पे कोट करना चाहे तो मेरे को याद आ गई एकदम से, तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग ब्राह्मणिकल कल्चर इन द डेक्कन। सातवाहन्स भी आपके बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। हमने नासिक में देखा था कि नासिक में केव्स बनाई थी जैनों के लिए, बसादीज बनाई थी, ये सब बनाया था। उस समय इतना डेवलपमेंट जो था आपका नॉर्थ इंडिया में, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो राइस पे आना शुरू हो गया था गुप्ता पीरियड में, उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था ये साउथ में। तो इनकी वजह से, वाकाटकास की वजह से, वहाँ पे भी जो है फ्लो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस का शुरू हो जाता है। प्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्राकृत लिटरेचर, हमने किताबें देखी, सेतुबंध देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने और भी देखा था कि आपके सर्वसेना ने भी के लिए हरि विजय करके, ठीक है, ये रही किताबें आपकी सेतुबंध, हरि विजय, ये 2 किताबें हैं। तो ये किताबें भी लिखी गई उनके समय पे। और अजंता केव्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर रूल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जो अजंता केव्स बनी है उस समय, डेवलप हुई हैं, तो उसमें जितना इनने आर्ट फॉर्म जो उस तरीके का है वो अतुलनीय है, वो कभी कहीं इनक्रेडिबल है, वो कहीं देखा नहीं गया आज तक उस तरीके का आर्ट फॉर्म। पहली बार हमें ऐसा कुछ आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है, और वो भी इतना पुराना। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके रूल का, ठीक है। वाकाटकास का हो गया। अभी हम एक बार राजा पढ़ लेते, कितने राजा थे बताइए मेरे को एक एक करके। सबसे पहले होंगे आपके विंध्य शक्ति, रिकॉल करते हैं अपन, है ना, बस विंध्य शक्ति, ठीक है। फिर परवर सेना, ऑब्वियसली परवर सेना वन। अब रुद्र सेना वन। अब परवर सेना टू। फिर रुद्र सेना टू। क्या टफ है? कुछ भी नहीं। इसके बाद सर्वसेना, नॉट टू इम्पोर्टेंट, सर्वसेना इज नॉट टू इम्पोर्टेंट। सिमन ने किताब लिखी हरि विजय, वो याद रखेंगे। और इनके बाद आते हैं हरिसेना, लास्ट रूलर इसके इम्पोर्टेंट, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूलर्स है आपके, याद करवा दिया मैंने। रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, पूरे के पूरे आपको कहानी याद हो जाएगी। हमेशा ऐसे ही किया कीजिए जब आपने एक बार पढ़ लिया है इस चीज़ को। एनसीईआरटीज में क्या होता है ना, उसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी, बार बार नाम रिपीट होते हैं। एक स्पेसिफिक एक टॉपिक के बारे में नहीं लिखा जाता, एक राजा लिख दिया, उसके उसने क्या किया, ऐसा नहीं लिखा जाता उसमें। उसमें कहानी जैसा चलता है एनसीईआरटी में, ताकि एक जो बच्चा जो क्लास 8वीं में है, क्लास 9वीं में है, वो समझ सके क्या बोल रहे हैं भैया आप, ये किताब में क्या लिखा हुआ है। इसलिए उस तरीके से बनाया जाता है उसे एज ए कहानी फॉर्मेट। पर पेपर में, एग्जाम में हमें कहानी नहीं चाहिए ना, एग्जाम में हमें नंबर चाहिए। नंबर के लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा और याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर मुझे आके आज कोई बोलेगा कि भैया मेरे को तो ये सारी चीज़ें जो है, राजाओं के नाम कब कौन आया याद नहीं रहता, तो मैं बोलूँगा भाग जाए यहाँ से। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपको रट्टा मार के करिए, हंस के करिए, रो के करिए, कैसे भी करिए, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, पर ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बिना हिस्ट्री नहीं हो पाएगी। मैं आपको टाइम पीरियड के लिए मान लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर मोटा मोटा टाइम पीरियड ले लिया कि हमको पता है 300 से 600, ठीक है, ये 300 साल का है आपका। अब इसमें आप बस ये जो इंपॉर्टेंट राजा है, 4 या 5 या 6, उनका नाम याद रख लीजिए, उनने क्या काम किया था ये याद रख लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। और 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
लेकिन इसको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसको बिना रट्टा मारे आप नहीं कर सकते, याद ही नहीं आएगा आपको कभी भी। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई कि रुद्रसेना ऊपर आ गया अगर पर्वत सेना के, तो गेम खत्म है आपका। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी याद रखनी है। ऑलराइट गाइस, अब हमारा अगला जो है टॉपिक वो रहेगा इसके बाद, ये डायनेस्टी के बाद हम जो अगली डायनेस्टी पढ़ेंगे, टॉपिक क्या बोल रहा हूँ, डायनेस्टी रहेगी, वो होगा आपका चालुक्यास। ठीक है, चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे हम इस रीजन में। हम एक बार फिर से मैप देख लेते हैं, इनके इंपॉर्टेंट आप जगह देख लीजिए। यहाँ से ये रूल करते थे, परवरपुरा, नंदीवर्धन जो आज का नागपुर है आपका, ठीक है, ये वत्सगुल्मा, यहाँ पे पूरे के पूरे आप देखेंगे सब महाराष्ट्र में ही है मेन। अजंता, ठीक है, मानपुरा, थोड़ा सा ये जो पार्ट है आपका आंध्रा के तरफ जाता है बस। ऑलराइट, तो अगले हमारे आते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी। चालुक्यास के बारे में हम जानते हैं इसलिए हैं क्योंकि चालुक्यास के ही फिडूशरी थे राष्ट्रकूट। चालुक्यास के बाद उस रीजन में राष्ट्रकूट आते हैं, हमने ये बात पता है, तो हम इसलिए अब चालुक्यास भी पढ़ लेते हैं। तो चालुक्यास वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया। दे रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द डेक्कन फ्रॉम 6 to 8th सेंचुरी एडी, दो इन्हें अर्ली बादामी और चालुक्य कहा जाता है। और उसके बाद 10 to 12th सेंचुरी एडी, जिन्हें लेटर और कल्याणी चालुक्य कहा जाता है। अब बात यह है कि हम इन्हें पढ़ते हैं एंशिएंट में, और इन्हें हम पढ़ते हैं मेडिवल में। जब मेडिवल पढ़ेंगे तब उसमें भी हम चालुक्यन डायनेस्टी के बारे में फिर से पढ़ेंगे। Their early capital was Badami या Vatapi in the present day Karnataka. They emerged as a dominant power in the western Deccan after the decline of Vakatakas. Vakatakas के जाने के बाद ये इमर्जेंस होता है इनका। चालुक्यास क्यों याद किए जाते हैं? They are remembered for the political unification of Deccan, conflict with the Palwas, development of Vesara architecture. Very important. The most important aspect of their rule was the development of Vesara architecture and patronage to literature, religion and education in many ways. इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, कहाँ तक राज फैला हुआ था? तो मोस्ट ऑफ द कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, ठीक है, रीजन्स बिटवीन नर्मदा एंड कावेरी रिवर जो पूरा है वो पूरा रीजन होते थे। और इनके कुछ फिडूशरीज भी थे वहाँ पे, जो इनके सामंत बोलते हैं हम जिन्हें, वो थे। तो एक अलूपास करके थे टुलुनाडु में, ये बस बता रहा हूँ मैं इसलिए याद कर लीजिए, ये बाद में जाके एक डायनेस्टी अपने आप में बन जाती है इनके डिक्लाइन के बाद। तो अलूपास थे ऑफ टुलुनाडु, कोस्टल कर्नाटका। दे एक्सेप्टेड द सुजेरैनिटी ऑफ बादामी चालुक्य, इन्होंने मान लिया था कि हाँ आप हमसे ऊपर है, एक्सेप्ट कर ली थी सुजेरैनिटी। एंड दे रिमेन इंपॉर्टेंट फिडूशरीज एंड मैरिटल एलाइज ऑफ चालुक्य, शादी वगैरह भी हुई थी इनके राज्य में इनके साथ। ओके, तो बस यहाँ पे अलूपास का नाम मेंशन था तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया। अब हम इनके जो राजा हैं आपके बादाम चालुक्यास के, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनके राजा हैं और हम नोटिस भी करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं आपके पुलकेशिन वन। पुलकेशिन का मतलब होता है समवन हु हैज अ हेयर लाइक लायन, ठीक है, शेर की तरह जिनके बाल होते हैं उन्हें पुलकेशिन कहा गया। पुला का मतलब होता है लायन। तो कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ चालुक्य पावर, मेड वातापी बादामी हिज कैपिटल। टाइम देख रहे हैं आप, 543 to 566 एडी, उस समय की ये बात है, यानी गुप्ता पीरियड आपका खत्म हो चुका है लगभग। कंसोलिडेटेड चालुक्य अथॉरिटी इन द डेक्कन एंड ही परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस, सिंबलाइजिंग हिज इंडिपेंडेंट इंपीरियल स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज रूल, अश्वमेध करवाया था इनने। कीर्तिवर्मन वन 566 to 597 AD expanded the kingdom through military campaigns, defeated several neighboring powers and defeated the Kadambas of Banavasi. कदम्बास जो आगे हमारी डायनेस्टी हम आने वाली है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो बनवासी उनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो कदम्बास को भी हराया था इनने। मौर्यस ऑफ कोंकण, मौर्यस की कोई ब्रांच होगी जो यहाँ पे आके जिसने अपना इमरजेंस जमाया एज मौर्यस ऑफ कोंकण, तो उनको भी हराया। और नल, नालास लिखा है, नल होता है इसका मतलब, प्रोनाउंसिएशन नल कहा जाएगा। तो नल एक आपकी एक और डायनेस्टी थी, इनको भी इन्होंने हराया टू कंसिडरेबली एक्सपांड द किंगडम। ओके, इसके बाद आपके राजा आते हैं पुलकेशिन, सॉरी कीर्तिवर्मन वन के बाद मंगलेश, 597 to 609 एडी। इन्होंने भी टेरिटोरियल एक्सपांशन की जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रखी और चालुक्य अथॉरिटी को और स्ट्रेंथन किया इस रीजन में। ही कैप्चर्ड द कल्चुरी किंगडम एंड फर्दर स्ट्रेंथेंड चालुक्य पावर इन द वेस्टर्न डेक्कन। कल्चुरी किंगडम जो था ये रूल करता था आपका प्रेजेंट डे जबलपुर एमपी से, ठीक है।
यहाँ से ये रूल करते थे, तो इनको भी आके उन्होंने हरा दिया था और इस रीजन पे भी उन्होंने राज कर लिया था, जो आपका ईस्टर्न और सदर्न बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश का रीजन है, वहां तक ये फैला दिया था इन्होंने अपना एम्पायर। इसके बाद आते हैं आपके पुलकेशिन II, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महान राजा इस समय के, ठीक है। ये 609 to 642 AD है इसमें, और इनके इसका सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है ये है, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन हु वाज द लास्ट मेजर रूलर ऑफ दिस रीजन, उन्होंने उनको भी हराया था। तो हम इनकी जो बात करते हैं ये चालुक्य की, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो निकल के आते हैं। हम आपको अगर याद होगा कि मैंने जो हर्षवर्धन था उसमें भी अहिहोल इंस्क्रिप्शन दिखाया था आपको, ठीक है, उसकी इमेज मैंने डाली थी। तो पुलकेशिन II जो है, he was the greatest ruler of Chalukya dynasty. His achievements are recorded in the Aihole inscription composed by रवि कीर्ति। यानी एक्चुअली ये भी एक यूलॉजी ही है, प्रशस्ति है, ये तारीफ हो रही है इसमें पुलकेशिन II की, रवि कीर्ति तारीफ कर रहे हैं। ये ऑथर का नाम याद रखिएगा, ओके। वहां पे अगर आप देखेंगे पहले इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद आपके 3 पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपकी यूलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त की है वहां पे, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद आपकी जूनागढ़ गिरनार जो है आपकी, गिरनार में जो प्रशस्ति है, यूलॉजी है जो आपकी कुमारगुप्त वन की, वो हो गई, वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। उसके बाद जो आपका है ये यहाँ पे जो आपका अहियोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन II का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें अपन याद रखेंगे। अचीवमेंट्स, डिफीटेड सेवरल डेक्कन पावर्स इंक्लूडिंग द कदम्बास, गंगास, अलूपास, लतास, मालवास, गुर्जरा, इन सबको इन्होंने हराया। consolidated Chalukya supremacy in the Deccan and defeated Harshvardhana on the banks of Narmada river, effectively checking his southward expansion. अगर आपने लास्ट आपको याद होगा जब मैंने हर्षवर्धन का आपको मैप दिखाया था, तो हम देखते हैं कि नर्मदा के को क्रॉस नहीं कर पाए थे। मैंने वहां भी ये बात डिस्कस करी थी, वो उसका कारण था पुलकेशिन II। उन्होंने नर्मदा के बैंक्स पे ही रोक दिया था हर्षवर्धन को कि वो इस तरफ ना बढ़ पाए बिल्कुल भी। Established Narmada River as the political boundary between the north and the south India during his reign. He also conquered eastern Deccan and appointed his brother Kubja, जो कुब्जा थे इनके भाई, कुब्जा विष्णुवर्धन, इनको गवर्नर बना दिया उस रीजन का। किस रीजन का? ईस्टर्न डेक्कन का। जो आपका हमने जो एरिया नोटिस किया है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न हिस्सा है और आपका उड़ीसा है, ये वाला जो रीजन है, छत्तीसगढ़ है प्रेजेंट है, ये वाला रीजन ने कॉन्कर कर लिया था और कुब्जा को वहां का गवर्नर बना दिया था। हु लेटर फाउंडेड द ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वेंगी। कुब्जा ही है जो बाद में जाके एक ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी बनाते हैं, कहाँ पे? वेंगी में, वेंगी नाम की जगह वहां पे। मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सैसेनियन रूलर खुसरो II ऑफ पर्शिया, हु सेंट एन एम्बेसी टू हिज कोर्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या फॉरेन के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ आपका रिलेशन था? तो हाँ, जी हाँ था। खुसरो II जो थे ससैनियन रूलर ऑफ पर्शिया, उनके साथ उनका रिलेशन था, एम्बेसी भेजी थी उनके। फॉर प्रोलॉन्ग वॉर्स अगेंस्ट द पल्लवास विच बिकेम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ साउथ इंडियन पॉलिटिक्स इन द 7th century CE। पल्लवा के साथ वॉर में इंगेज थे ये। अब अहियोल इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलता है, ये क्या है? हम यहाँ पे वो डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ऊपर तो रेफरेंस वगैरह देखे थे, अब यहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो रवि कीर्ति जो थे कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन II के। इन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, भाषा संस्कृत है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो ओल्ड कन्नड़ा स्क्रिप्ट है। कन्नड़ा जिस तरीके से लिखी जाती थी अर्लियर टाइम्स में, वो एक मिक्स बन गया था कन्नड़ा लिखने का, यूजिंग देवनागरी समवॉट एंड समवॉट ब्रह्मी, ओल्ड ब्रह्मी। तो इट मिक्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ स्क्रिप्ट दैट इज कॉल्ड ओल्ड कन्नड़ा, और वो स्क्रिप्ट यूज करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये आपका इंस्क्रिप्शन। दिस इज कंसिडर्ड अ प्रशस्ति और यूलॉजी ऑफ पुलकेशिन II। मैंने वही बात आपको ऊपर बताई थी। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट डिटेल इसकी, जो आपका अहिहोल इंस्क्रिप्शन है, इसमें इनको एक टाइटल दिया गया पुलकेशिन II को, क्या? सत्याश्रय। सत्य आश्रय, सत्य आश्रय का मतलब वेयर द ट्रुथ स्टेज, ऐसी जगह जहाँ पे सच्चाई या अच्छाई रहना पसंद करती है। तो सत्याश्रय इनका टाइटल था। एंड इट डिस्क्राइब्स जीनोलॉजी ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ पुलकेशिन II एंड एक्सपांशन ऑफ चालुक्य एम्पायर। किस तरीके चालुक्य बड़ा, उनकी जीनोलॉजी क्या रही, कौन किसके बाद आया, ये सारी बातें।
एंड रिकॉर्ड्स पुलकेशिन टूज विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन। ठीक है, ये सारी बातें ये करते हैं। कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स फॉर चालुक्य हिस्ट्री, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया एंड चालुक्य हर्षा कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी बातें भी अय्योल इंस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ओके तो इसके बाद आते हैं आपकी ह्यूनजांग। ह्यूनजांग का जो है, ह्यूनजांग भी जो है विजिट करते हैं चालुक्यन किंगडम को ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुलकेशिन टू। अब आप बोलेंगे कि ह्यूनसांग तो भैया पढ़ा रहे हैं कब से, हर्षवर्धन के कोर्ट में थे, ठीक है, फिर कामरूप भी चले गए थे घूमने और बात करने भास्कर वर्मन से, अब यहाँ भी आ गए। तो मैंने बोला हाँ यहाँ भी आ गए। ट्रैवलर्स यूज टू ट्रैवल, दे कैन एंड दे वुड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री। अगर वो एक शांति की तरफ से आ रहे हैं तो वो हर जगह जा सकते थे। तो आप कोर्ट पोएट आप वहाँ भी बन के रहे, आपने महामोक्ष परिषद वगैरह भी हेड करी हर्षवर्धन के टाइम पे, आप कामरूप भी चले गए, उनके बारे में भी लिखा, और आप यहाँ भी आ गए चालुक्यन डायनेस्टी में कि आप पुलकेशिन टू के कोर्ट में आके उनसे बात कर सकें। तो पुलकेशिन टू के टाइम पे आई है। ही डिस्क्राइब द किंगडम एज प्रॉस्परस, वेल एडमिनिस्टर्ड एंड मिलिटरीली पावरफुल। ही प्रेज द पीपल फॉर द ऑनेस्टी, करेज एंड लर्निंग। ओके, फॉरेन रिलेशन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, ससासिनिन आपके जो राजा थे खुसरो टू, उनके साथ रिलेशन था पुलकेशिन का। और पर्शिया की एम्बेसी जो है, पर्शियन एम्बेसी विजिटेड हिज कोर्ट इन 625 टू 626 सी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है अजंता की गुफाओं में। ठीक है, अब वाकाटकास तो चले गए, अब ये वाला जो एरिया है किसके अंडर है, ये वाला है इनके ही अंडर, पुलकेशिन के अंदर है, यानी आपके चालुक्यास के अंडर है। तो ये लोग भी कुछ कुछ काम करवाते हैं वहां पे। तो वहां पे एक पेंटिंग बनती है, उसमें ये पर्शियन एम्बेसी दिखाई गई है। सोचिए आप, the reception of this embassy is believed to be depicted in one of the Ajanta cave paintings। मैं आपको जैसे दिखाऊं तो ये रही, तो पर्शियन एम्बेसी दिख रही है, अजंता केव 1 है, जो वहां पे आपको पर्शियन एम्बेसी के लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज यहाँ से आती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, फॉरेनर्स की भाई आपने वो बना दी पेंटिंग, वो भी अजंता केव्स में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पल्लवास के साथ क्या कन्फ्लिक्ट होता है भाई, तो एडवांस क्लोज टू कांची, कांची तक पहुंच जाते हैं, जो कैपिटल होती है पल्लवा की। फोर्स द पल्लवास टू सरेंडर नॉर्दर्न टेरिटरीज, लेटर डिफीटेड एंड प्रोबेबली किल्ड ड्यूरिंग पल्लवा अटैक्स लेड बाय नरसिम्हवर्मन वन। पुलकेशिन टू की लगभग जान या जान चली ही जाती है जब नरसिम्हवर्मन जो पल्लवा राजा रहते हैं वो अटैक करते हैं यहाँ पे, और चालुक्य कैपिटल वातापी जो है उसको कैप्चर कर लिया जाता है 642 एडी में बाय द पल्लवास। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ और राजा आते हैं कैप्चर करने के बाद। अब आपके ऐसा तो है नहीं कि राजधानी चली गई तो बर्बाद ही हो गए, थोड़ी बहुत जगह बची होगी, तो वहां पे और नए राजा आते हैं आपके, जो कोशिश करते हैं कि फिर से रिस्टोर किया जा सके, फिर से अपनी जो राजधानी है उसे वापस लिया जा सके। तो अब इसके बाद आते हैं विक्रमादित्य वन। ही रिस्टोर चालुक्य पावर आफ्टर पल्लवा इन्वेजन एंड रिकवर्ड वातापी, वातापी को फिर से ले लिया विक्रमादित्य वन ने। फिर राजा आते हैं आपके विक्रमादित्य टू। इन्होंने कांची पे अटैक किया 3 बार, पल्लवाओं की राजधानी पे 3 बार अटैक किया, डिफीटेड द पल्लवास एंड रीएस्टैब्लिश्ड चालुक्य सुप्रीमेसी इन द डेक्कन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप। फिर आते हैं आपके कीर्तिवर्मन टू। अब चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था, बेसिकली इट वाज अ टाइटल फॉर द रूलर ऑफ उज्जैन। चंद्रगुप्त टू ने अपने नाम के आगे टाइटल लगाया था विक्रमादित्य, पर यहाँ पे ये इनका नाम ही है विक्रमादित्य वन और विक्रमादित्य टू। कीर्तिवर्मन टू आते हैं 746 to 753 AD। He was the last ruler of Badami Chalukya, defeated by Rashtrakuta। राष्ट्रकूटा कौन हुआ करते थे, they were the fiduciaries of चालुक्य ओनली। और एंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हो जाती है इनके जाने के बाद। ठीक है, अब हम नाम एक बार याद कर लेते हैं, क्या क्या नाम थे। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं क्या नाम थे, अब बताइए। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपके पुलकेशिन वन, शायद तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, ये रहे, एक खाली जगह कहाँ है यार, यहाँ लिख देता हूँ। पुलकेशिन वन, फिर पुलकेशिन वन के बाद आएंगे आपके कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन वन। फिर आप कहेंगे मंगलेश,
फिर सबसे इम्पोर्टेंट आप कहेंगे पुलकेशिन II, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुलकेशिन II के बाद ज़्यादा बड़े आपके वो नहीं आते हैं लीडर्स। इसके बाद आपके आएंगे विक्रमादित्य, नाम याद रखेंगे आप, विक्रमादित्य 1, उसके बाद विक्रमादित्य 2, और फिर कीर्तिवर्मन 2। ठीक है, हो गया, कुछ मिस तो नहीं हुआ? पुलकेशिन 1, कीर्तिवर्मन 1, मंगलेश 1, मंगलेश, फिर पुलकेशिन 2, फिर आपका आएगा कौन, हाँ विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2, कीर्तिवर्मन 2। ओके, तो ये यहाँ पे भी आपके ये 7 राजा के नाम है। पहले भी 7 आए थे, यहाँ भी 7 आए हैं। याद कर लीजिएगा, रट्टा मारने का ही तरीका है, एक बार देख के लिखो, दूसरी बार बिना देख के लिखो, तीसरी बार छोड़ दो उसको, फिर 4 दिन के बाद लिखना, याद रहना चाहिए तब भी। तो ये तरीका है आपका याद रखने का। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं थोड़ा। किनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं हम? चालुक्य का। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो मोनार्किकल सिस्टम है यहाँ पे, और किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। उसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, हमने नोटिस भी किया, उसी तरीके से हो रहा है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था इनका, इन्होंने भी अपने जो राजपाट था उसको छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा था फॉर द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। क्या होती थी इनकी? तो पहला होता था राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता था प्रोविंस, स्टेट। फिर विषय, विषय आपका, विषय एक्चुअली जो हम प्रोनाउंस करते हैं इसको आप वैश्य मत बोलिएगा, ठीक है, वैश्य इज डिफरेंट, वैश्य इज अ वर्ण, ये है विषय। विषय का मतलब होता है अपना ये वाला विषय यार, विषय मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, ये विषय की बात हो रही है। तो विषय होता था डिस्ट्रिक्ट, तो होता है आपका नाडु, नाडु इज मोर लाइक अ टाउन, ओके, एंड देन विलेज, some village clusters they come together to form a nadu, some nadus they come together to form a vishay, and some vishay, all of the vishay they come together to form a rashtra, and the rashtra, a few rashtra together they form a complete empire। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता था? तो लोकल ऑटोनॉमी थी कुछ थोड़ी बहुत, यानी एक जो हेड होगा वहाँ का वो अपने हिसाब से इम्पोज कर सकता था टैक्सेस, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद ले सकता था, बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी उन्हें। लोकल बॉडीज असिस्टेड इन रेवेन्यू कलेक्शन, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड पब्लिक वर्क्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी आपकी एक्सरसाइज पैटर्नलिस्टिक कंट्रोल ओवर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दादा पोते वाला रिलेशन होता था इनका, कि हम आपको ऑर्डर देंगे, आपको उस ऑर्डर के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप अपना उसमें और फायदा ढूंढ सकते हो और आपको मिल जाता है फायदा तो वो आपका, पर मुझे जो मैंने बोला है वो मुझे उतना पार्ट चाहिए। मेंटेन सुपरविजन ओवर प्रोविंशियल ऑफिशियल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करा करती थी। अब हमें कुछ मिनिस्टर्स मिलते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, तो हम उनको देखते हैं क्या क्या है। ये है सब। प्रधान, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था राजा का। महासंधि विग्रहारिका, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी। अमात्य, रेवेन्यू मिनिस्टर। संहारता, मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर एंड ट्रेजरी। ग्राम फोइस, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम फोइस याद रखिएगा, अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है ग्राम फोइस। तो विलेज ऑफिशियल को ग्राम फोइस बोला जाता था। महात्रास, विलेज एल्डर्स, लीडिंग विलेज मैन, ये महामात्रा नहीं है, या महात्रा है, ठीक है। और सामंतास, फ्यूडल लॉर्ड्स, ओके, ये इनके ऑफिसर्स थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो मेंटेन अ स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी, द आर्मी परफॉर्म्ड बोथ मिलिट्री फंक्शन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जो स्ट्रेंथ थी वो डिपेंड करती थी आपके चालकों पे, घुड़सवारों पे, और हस्त सवारों पर। इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स, इनके ऊपर डिपेंड करती थी आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ। रिलीजन क्या फॉलो करते थे ये लोग? ब्राह्मणिकल हिंदूज ही थे ये भी, ब्राह्मणिकल रिलीजन जो चल रहा था उस समय का वही फॉलो करते थे। पेट्रोनाइज शैविज्म, वैष्णविज्म, ओके। रिलीजियस टॉलरेंस थी इनकी, लेकिन जैनिज्म बुद्धिज्म की तरफ भी, क्योंकि हमने देखा जनता को प्रमोशन मिला है, ठीक है। ये सब चीजें नोटिस करी। जैनिज्म के बारे में हम कहाँ देखने को मिलता है कि फ्लरिश सिग्निफिकेंटली अंडर चालुक्य पैट्रोनेज, सेवरल जैन टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू दिस पीरियड। कर्नाटका में जो डेवलपमेंट हुआ आपके जैनिज्म का इस समय पे, वो इनके अंडर ही हुआ। एजुकेशनल लिटरेचर इनके टाइम का क्या था? तो पेट्रन्स ऑफ एजुकेशन, संस्कृत लर्निंग एंड प्राकृत वर्क्स, क्या क्या लिखा गया इनके समय पे, ये बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 3-4 पॉइंट है।
तो रवि कीर्ति आपने देखा, अईहोल इंस्क्रिप्शन, ये आपको पता ही है, एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, एविडेंस है इस समय का। फिर आपके एक आते हैं गंगाराज ध्रुवीनीता। गंगाराज ध्रुवीनीता जो है, इन्होंने किताब लिखी शब्दावतार, ठीक है, और ट्रांसलेट क्या किया, बृहत कथा जो थी उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया इनने। फिर उदयदेव आते हैं आपके, ही वॉज द ऑथर ऑफ जैनेन्द्र व्याकरण, जो जैनिज्म की जो व्याकरण है, उनके जो शब्द है, उसका कंपाइलेशन इन्होंने ढूंढ के लाए उदयदेव ने। फिर एक आते हैं आपके विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर जो है आपके, ये ऑथर है मिताक्षरा स्कूल के। मिताक्षरा, दया भागा, ये दो टाइप के आपके स्कूल होते थे, और फिलोसफी एंड फिलोसफिकल थॉट एंड घर किस तरीके से काम करता है उसके, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपके पेटर्नल जो पैसे रहेंगे उसका, वेल्थ का, तो किस तरीके से होगा, तो मिताक्षरा बताता था, तो उसके ऑथर है विज्ञानेश्वर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें जो देखने को मिलता है इनके समय में, अजंता केव्स का हमने देख ही लिया, प्लस हमें मंदिरों का बहुत डेवलपमेंट मिलता है इनके टाइम का। तो वर्सरा स्टाइल जो है, वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वेसरा स्टाइल कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ नागर एज वेल एज द्रविड़, दोनों इनमें हमको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेसरा स्टाइल के, फाइनली ड्रेस्ड स्टोन्स जॉइंड विदाउट मोर्टार, कोई प्लास्टर नहीं लगता दो ये पत्थरों के बीच में। रिच स्कल्पचरल डेकोरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बोथ रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, ये इनके आर्किटेक्चर का फीचर है। मेन कंपोनेंट्स क्या है इस टेम्पल के, तो विमान होता है, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हम देखा ना, विमान, ठीक है, तो विमान होता है। सैंक्टम एंड सुपर स्ट्रक्चर अबव द श्राइन, अगर ये आपको यहाँ पे भगवान रखे हुए हैं तो ये आप ऐसा विमान, इसको विमान कहा जाता है, तो ये प्रेजेंट होता था वैसरा स्टाइल में। मंडप, पिलर्ड हॉल यूज फॉर वर्शिप एंड रिलीजियस गैदरिंग, अगर आप इसमें देखें, अगर आप इसको, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, तो ये सामने की तरफ आप एक ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे, पिलर्ड स्ट्रक्चर, पिलर होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो रुका जा सकता है, या यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह करी जा सकती है, कुछ लोग आके बैठ सकते हैं, तो ये मंडप भी हुआ करते थे इनके आर्ट में। चालुक्यन आर्ट के जो सेंटर्स थे, हम उनके बारे में देखते हैं थोड़ा, तो एक बादामी, द कैपिटल हुआ करती चालुक्यास की, और फेमस फॉर रॉक कट टेम्पल्स, फीचर्स हिंदू जैन बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स एंड अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन इन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये आप देखेंगे बादामी, अगर आप कभी जाएंगे तो इस तरीके की जो केव्स है वो बनी हुई है, मोनोलिथिक पत्थरों को काट के ये केव्स बनाई गई हैं, पिलर जो हैं इसके, और ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आप यहाँ पे रिलीफ देख सकते हैं, इसमें आपको स्कल्पचर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स दिख जाएंगे ये भगवान के, ठीक है, ये स्कल्पचर्स है। तो इस तरीके के स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, प्लस हमें इस तरीके का शानदार केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से ये है यहाँ पे, ठीक है, ये भगवान बने हुए हैं आपके, ये रखे हैं पिलर में, इस तरीके का अंदर डेवलपमेंट है यहाँ पे। ये बादामी केव टेम्पल है आपका। अईहोल, ऑल्सो नोन एज द क्रेडल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो टेम्पल मिले हैं उनसे ये समझ में आता है कि इस तरीके के टेम्पल हो सकता है शुरुआत में पहली बार कोशिश करी गई हो, जो नए डेवलपमेंट की तरफ हमें अग्रसर कर रहा हो, कि हाँ एक बना के देखते हैं किस तरह बनता है, और अगर ये बनेगा तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे इसी स्टाइल को। तो मेजर सेंटर फॉर आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंटेशन, फीचर्स क्या है अहियोल के, कि लगभग 70 टेम्पल है जो अहियोल का आपका टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इन लोगों का, लगभग 70 टेम्पल्स, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, पत्थरों को तराश के एक के ऊपर एक रख के मंदिर बनाया जाने लग गया, ना कि ऐसी जगह ढूंढी जाने लगी जहाँ पे नेचुरल केव्स प्रेजेंट हो। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है इनके, कि लाड खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल और उच्ची मलीगुडी टेम्पल। ये मेगुती जैन टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पे आपको अहिहोल इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक पूरी दीवार है उसके ऊपर पूरा अहियोल का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये अहियोल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका, इस तरीके के मंदिर मिले हैं यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर मिले हैं छोटे छोटे, ठीक है, और ये ऐसी मूर्तियां, पैनल्स वगैरह ये सभी मिले हैं वहाँ पे। अगला है आपका पताडक्कल, पताडक्कल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो पताडक्कल रिप्रेजेंट द मेच्योर फेज ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर एंड कोरोनेशन साइट ऑफ चालुक्य रूलर्स। इसके फीचर्स क्या हैं, फ्यूजन ऑफ नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल एंड 10 मेजर टेम्पल्स है यहाँ पे, जिसमें 4 नागर स्टाइल में है और 6 आपके द्रविड़ स्टाइल में।
इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन से हैं इसमें? विरूपक्ष टेम्पल है, पापनाथ टेम्पल है, मल्लिकार्जुन टेम्पल है, हम पहले ही देख चुके हैं। ये लोकमा देवी, और ये त्रिलोकमा देवी, ये इन लोगों ने बनवाया है और महिलाओं ने पेट्रोनाइज किया है इस मंदिर को। तो ये हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, पाताडक्कल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जिस तरीके के हैं आप देख सकते हैं, छोटे मंदिर भी हैं, कुछ बड़े मंदिर भी हैं, आप रिलीफ देख सकते हैं, इनके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये डिजाइन बने हुए हैं, स्कल्पचर्स हैं, म्यूरल्स हैं, ये सब है यहाँ पे। यहाँ पे एक पूरा का पूरा आपका वो है टेबल कि किसने क्या मंदिर बनवाया, ये सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इस तरीके का मंदिर है, जैसे विरूपक्ष टेम्पल मैंने ऊपर ही बताया कि लोखामा देवी, वाइफ ऑफ विक्रमादित्य टू, पताडक्कल में बनवाया इनने। पापनाथ टेम्पल, ठीक है, लाड़कान टेम्पल अहिहोल में है, दुर्गा टेम्पल अहिहोल में, मेघुती जैन टेम्पल अहिहोल में है, रवि कीर्ति का इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, जो अभी हमने इंस्क्रिप्शन देखा था आपका अहिहोल का वो वाला। ठीक है, कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती है अजंता में हमें, जैसे अभी वो पर्शियन वाली देखी थी हमने, पर्शियन एनवॉय आपके केव वन में। Although cave painting traditions begin early, some notable paintings belong to Chalukya period, painting depicting the reception of Persian ambassador by Pulkesin II। ये एक important इस टाइम का आपका जो पेंटिंग है अजंता में प्रेजेंट है। अब इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनके? तो it established the first major empire in the Western Deccan, successfully resisted Harsha's southern expansion, and played a decisive role in the political history of peninsular India. Also developed the Vesara style of architecture and created important architectural centers at Badami, Aihole and Patadakkal। देख लिया हमने तीनों। Patronized religion, literature, education। Okay, their political and cultural legacy influenced our later Deccan dynasties, especially the Rashtrakutas and later Chalukyas। इन लोगों को भी यहाँ से श्रेय मिलती है कि हम और कुछ कर सके। The Chalukyas acted as a bridge between north and the south because they conquered the Narmada Valley। तो वहाँ पे इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। Chalukya acted as a bridge between the north and south Indian architectural traditions, giving rise to Vesara style of temple architecture। ये भी साथ में वो तो पॉइंट जो मैंने बोला वो भी, और ये वाला पॉइंट भी, यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर भी दोनों मिला लिए नागर और द्रविड़ इक्वल टू वेसारा। तो ये एक नया स्टाइल आपका इमर्ज होके आता है इस रीजन में। ओके गाइस, मैप देखते हैं इनका एक बार। ये देखिए आप मैप चालुक्य का, इतना बड़ा रीजन इन्हें कॉन्कर कर लिया। स्मॉलर देन सतवाहनास बट स्टिल वेरी लार्ज। यहाँ पे आपका वातापी, यहाँ पे आपका अजंता है कहीं पे, यहाँ इस रीजन में। ठीक है, ये हमने डेवलप कराया था पूरा का पूरा। अब जो हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये है पल्लवास। ठीक है, या सो पल्लवास की अब हम बात करेंगे, जो कि है आपके वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द 6th to 9th century AD, सिमिलर टू ऑल द अबाउट टू एज वेल। सेम चीज थी, वही के इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि इन्हें हमें पढ़ना ही पड़ता है। दे रूल फ्रॉम देयर कैपिटल कांचीपुरम, डोमिनेटेड द रीजन नोन एज टोंडाई नाडु। इनकी जगह का नाम था टोंडाई नाडु, टोंडाई मंडलम भी कहा जाता था। Pallavas played a crucial role in political history of South India, development of temple architecture, growth of Sanskrit and Tamil literature, and spread of Brahmanical Hinduism and Bhakti movement and cultural contacts with Southeast Asia। मेन इनका जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर में काफी इन्फ्लुएंस है, और संस्कृत का भी यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है तमिल के साथ साथ। ओरिजिन, तो पल्लव का मतलब होता है क्रीपर। क्रीपर मतलब बेल जो होती है ना, अभी पेड़ों में जो बेल होती है वो, तो वो होता है पल्लव। तो पल्लव बेसिकली जो हम बेल बोलते हैं, ककड़ी की जो बेल होती है उसे बोलते हैं पल्लव। इन संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ तमिल वर्ड ऑफ टोंडाई। ठीक है, टोंडाई बोला जाता है तमिल में क्रीपर को, विच कैरीज द सेम मीनिंग। तो पल्लवास आर बिलीव टू हैव एस्टैब्लिश्ड देयर अथॉरिटी इन टोंडाई नाडु, आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द क्रीपर्स। बेल, यानी यहाँ पे जंगलों में बेलें वगैरह बहुत मिलती होंगी, जो पेड़ रहते थे मोस्टली दे आर वाइन्स। तो वाइन्स मिलने की वजह से या क्रीपर मिलने की वजह से इनको पल्लव कहा जाता है, इनकी जो ओरिजिन वाली जगह थी। ओरिजिन थ्योरी, generally regarded as the local ruling family of South India, and some traditions suggest that they emerged from local tribal groups. Some historians have proposed indigenous Andhra and mixed origin as well। कोई भी यानी एक आपके पास साक्ष्य नहीं है कि पर्टिकुलरली इसी जगह से होंगे, अलग अलग थ्योरीज हैं इनके आसपास।
though no single theory is universally accepted. In early Tamil usage, the term Pallava sometimes associated with robber also. जो चोरी वगैरह करते थे उनके बारे में भी उनको भी पल्लवा कहा जाता था पहले के ज़माने में। वैसे तो क्रीपर है इसका मतलब, लेकिन पहले के ज़माने में हो सकता है कहा जाता होगा। तो सजेस्टिंग अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सोशल एसिमिलेशन एंड पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन। कोशिश करी गई कि नाम को इस तरीके से बदला जाए, तो एसोसिएशन चेंज कर दिया गया। अब कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना आपको पता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कैपिटल्स एंड टेरिटरीज, तो कांचीपुरम। अब देखिए क्या होता है, जैसे इन क्वेश्चन जो ये वाले ऐसे क्वेश्चन रहते हैं मान लीजिए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, हर बात पे यहाँ लड़ाई हो ही जाती है किसी ना किसी छोटी बात पे। तो जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, जिन बातों पे, वो चीज़ें अवॉइड कर दी जाती है सरकार के द्वारा भी कि एग्जाम में मत पूछो, भैया कुछ और पूछ लो, एक क्वेश्चन ही तो बदलना है, नंबर आ जाएंगे किसी के तो आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि यार क्या बात है, क्या कमाल का क्वेश्चन मिला है टाइप, ये थिंग तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जानबूझ के अवॉइड करती है कि यार क्या ही करना है सब चीज़ों में पड़ गए। तो आपको भी अवॉइड करना है, आपको इतना स्मार्ट बन के चलना है, क्या जब मुझे दिख रहा है कि कंट्रोवर्सी हो सकती है ये बात पे, तो मैं क्यों ही पढ़ूँ ये, अवॉइड इट। ओके, कैपिटल्स एंड टेरिटरीज, तो कांचीपुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी पल्लव किंगडम की, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, फिर आपका रिलीजन, ट्रेड, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। फ्लरिश्ड एज अ सेंटर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों का सेंटर था कांचीपुरम। ह्यूनजांग ने भी कुछ लिखा भैया। ह्यूनजांग जो है, चलते चलते कितना चलेगा आदमी बताइए, सोचिए। चालुक्य इसके पास तो गए, और उसके बाद फिर ये जाके यहाँ भी आ गए पल्लवास के पास भी। तो विजिटेड ह्यूनजांग बाय ह्यूनजांग इन 7th century AD, described this as prosperous, densely populated and important educational center। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है आपको? क्वेश्चन आएगा which of the following places was not visited by ह्यूनजांग। उसमें चार या दो चार नाम होंगे, जिसमें से दो किंगडम का नाम होगा, एक का पल्लव भी होगा, चालुक्य होगा, कामरूप होगा, और एक आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा कि पुष्य या मुआखारीज बोल देगा कोई, या कोई कुछ और बोल देगा कि भैया मेत्रिकास थे मान लीजिए, तो वहां पे वो पॉइंट गलत हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतना हमारा पढ़ने के बाद हर्षवर्धन से हम ह्यूनसांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूनसांग कहाँ कहाँ घूमने गया था, विजिट कहाँ किया था उसने। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हम देख लेते हैं पल्लवास के। तो पहले है सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु was a real founder of Pallava power, consolidated Pallava authority over northern Tamil region, laid the foundation of Pallava expansion as well. Achievements क्या है इनके? Revived Pallava power, defeated the Kalbharas. Kalbharas were also a small dynasty in that particular region. Extended Pallava authority up to Kaveri river. Laid the foundation of Imperial Pallava Empire. Imperial मतलब ये अटैक कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, अपनी सुजरानिटी इम्पोज कर रहे हैं कि वी विल रूल योर प्लेस, दैट इज इंपीरियलिज्म। ओके, तो इंपीरियल पल्लवा एम्पायर यहाँ रेडी होता है। इसके बाद आते हैं सिम्हा विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन 1600 to 630 AD, सन एंड सक्सेसर ऑफ सिम्हा विष्णु, स्कॉलर, पेट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर। ओके, इनिशियली एसोसिएटेड विद जैनिज्म बट लेटर एम्ब्रेस्ड शैविज्म। पहले जैन हुआ करते थे, बाद में हिंदू बन गए और शैविज्म अपना लिया। ऑथर द संस्कृत प्ले मत्त विलासा प्रहसना प्रहसना मत्त विलासा प्रहसना नाम का एक इन्होंने जो प्ले है यानी कि ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा, ये इन्होंने लिखा था महेंद्र वर्मन वन ने। डिफीटेड बाय चालुक्य रूलर पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू से लड़ाई हुई होने के बाद ये हार गए थे। हिज रेन मार्क द बिगनिंग ऑफ पल्लवा चालुक्य कन्फ्लिक्ट, और यहाँ से ही आपका पल्लवा चालुक्य जो कन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। वही तो बात करेंगे अभी हम नीचे जाके, और डिटेल में बात करेंगे कि हुआ क्या था पल्लवा और चालुक्य की लड़ाई में। यहाँ पे आपने हिंट तो सारी देख ली है क्या, आपके पुलकेशिन टू ने किस तरह लड़ाई लड़ी, ये सब आपने देख ही लिया था। यहाँ से ये शुरू होता है पल्लवास के लिए महेंद्र वर्मन वन के रेन में। इनिशिएटेड पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर, इन्होंने भी रॉक कट आर्किटेक्चर को समर्थन दिया। इसके बाद अगले राजा आपके आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन 630 to 668 AD। अब आप वर्मन नाम से ना, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप कामरूप में भी जो वर्मन नाम थे, कामरूप हमने जस्ट 2 लेक्चर पहले किया था, कामरूप, इसमें भी जो आपकी थी वर्मन डायनेस्टी थी। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ नाम में वर्मन है, ये भी याद रखिएगा। वहाँ भास्कर वर्मन, वहाँ भी नाम में वर्मन था, लेकिन इट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी आल्सो, वर्मन डायनेस्टी। दिस इज नॉट द केस इन हियर,
यहाँ पे जो है आपका ये पल्लव डायनेस्टी है, लेकिन इनके राजाओं के नाम में आ रहा है वर्मन, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वाले भी हमने देखा चालुक्यास में भी कीर्तिवर्मन आए थे, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। दीज वर द कॉमन नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो नाम बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, फिर आपका ये यहाँ पे पुलकेशिन हो गया, फिर आपका नरसिम्हवर्मन हो गया, ये नाम रिपीट होते ही रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नरसिम्हवर्मन वन was the most successful Pallava ruler, also known as Malla. Malla का मतलब होता है द ग्रेट रसलर। डिफीटेड पुलकेशिन टू इन चालुक्य पल्लवा वॉर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है महेंद्र वर्मन जो है ये हार गए थे पुलकेशिन टू से, लेकिन पुलकेशिन टू को हराया किसने? नरसिम्हवर्मन वन ने। ही कैप्चर्ड वातापी बादामी इन 642 सी। वातापी दैट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, उसको कैप्चर कर लिया इनने, अर्निंग द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा, मतलब कॉन्करर ऑफ वातापी। स्ट्रेंथन पल्लवा नेवल पावर, इसको इंप्रूव किया नेवी को उन्होंने। डेवलप मामल्लापुरम या महाबलीपुरम इनटू एन इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड सेंटर ऑफ द ट्रेड। इट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, ओके, महाबलीपुरम। पेट्रोनाइज रॉक कट आर्किटेक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोलिथिक रथास। ये अभी हम देखेंगे कि इस तरीके से रथ बनाए जाते थे उस समय पे। शोर टेम्पल के बारे में अगर आपको पता होगा, या पंचरथ टेम्पल के बारे में पता होगा, तो ये इस समय पे ही डेवलप हुए हैं। अगले राजा आते हैं आपके नरसिम्हवर्मन टू। नरसिम्हवर्मन वन के बाद इनका असली में नाम है राजसिम्हा। ये अपना एक साथ एक नरसिम्हवर्मन का टाइटल है, बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो ये अपना नाम लगा देते हैं आगे नरसिम्हवर्मन टू। 700 to 728 AD, ग्रेटेस्ट बिल्डर अमंग द पल्लवा रूलर, पेट्रोनाइज स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं टेम्पल, आपके पत्थर काट काट के बनाने वाले, वो इन्होंने डेवलप करे। कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट शोर टेम्पल एट मामल्लापुरम, बिल्ड द कैलाशनाथार टेम्पल एंड कांचीपुरम। ये टेम्पल इन्होंने बनवाया। रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, one of the first and the earliest structures of structural temple of South India. अब आपके नरसिम्हवर्मन टू के बाद राजा आते हैं अपराजिता वर्मन। ओके, ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है आपके पल्लव डायनेस्टी के, डिफीटेड बाय आदित्य वन, और पल्लवा किंगडम वाज अनेक्स्ड बाय चोला एम्पायर। आदित्य वन वाज द लीडर ऑफ चोलास, तो उन्हें इन्हें अनेक्स कर लिया इसको। तो आपने ये सब देखे, हम अभी राजा डिस्कस कर लेंगे इसके, ठीक है। हाँ, यहाँ जगह मिल गई, बताइए राजा बताइए। चलिए सोचिए आप अपने मन में क्या क्या राजा डिस्कस करें हमने, और हम लिखते जाते हैं। ओके, सिम्हा विष्णु फाउंडर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं कौन? नरसिम्हा वर्मन वन या महेंद्र वर्मन वन? इसके बाद आते हैं आपके महेंद्र वर्मन। ओके, फिर इसके बाद आएंगे आपके नरसिम्हा वर्मन वन, फिर नरसिम्हा वर्मन टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं इनके। और फिर इसके बाद आते हैं अपराजित वर्मन। हमें जो याद रखना है, हमें सिर्फ ये नरसिम्हा वर्मन टू के बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत है, बाकी हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था पल्लवास का? तो डिवीजन हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये इसमें भी राष्ट्र मिल जाएगा आपको। वहां पे जहां विषय था, ठीक है, जैसे यहाँ होता है कोट्टम, फिर नाडु, सब डिवीजन और विलेज, ये इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मिल जाएंगे। अब पॉइंट क्या आता है? अब पॉइंट ये आता है कि कंफ्यूज करने का तरीका कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने का तरीका है। वहां पे आपका विषय है, यहाँ पे आपका कोट्टम, इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे भी ऑटोनॉमी हुआ करती थी, असेंबलीज बैठती थी इरिगेशन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, पब्लिक वर्क्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। रिलीजन क्या देखने को मिलता है हमें? हिंदुइज्म या शैविज्म देखने को मिलता है। ओके, अर्लियर दे वर जैन्स बट लेटर देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स हिंदुइज्म। The Pallavas extended patronage to Shaivism, Vaishnavism, Jainism, Buddhism, although Shaivism gradually became the dominant faith.
भक्ति मूवमेंट का असर हमें यहाँ देखने को मिलता है, नायनार्स और अलवर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इस समय पे। तो पल्लवा पीरियड विटनेस द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिवोशनल हिंदुइज्म। नायनार्स आते हैं इसमें, ये यानी भगवान शिव के अनुयायी हैं। शिव सेंट्स डिवोटेड टू शिवा पॉपुलराइज्ड डिवोशनल वर्शिप। फिर आते हैं आपके अलवर्स, ये विष्णु को समर्पित है, विष्णु सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु एंड स्प्रेड भक्ति आइडियल्स अमंग द कॉमन पीपल। सिग्निफिकेंस क्या है? देयर डिवोशनल हाइम्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मेडिवल भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। साउथ से जो है आपके शंकराचार्य वगैरह, आदि शंकर, ये सब बहुत सारे आपके भक्ति सेंट्स निकले जिन्होंने बहुत प्रमोट किया हिंदुइज्म को पैन इंडिया में। इवन व्हेन द इस्लामिक रूल वाज प्रेवलेंट इन इंडिया, तब भी डेवलपमेंट हमें दिख रहा रहता है भक्तिज्म का। फिर रिड्यूस एम्फेसाइज ऑन इलेबोरेट रिचुअल्स एंड इनकरेज पर्सनल डिवोशन, स्ट्रेंथन्ड पॉपुलर हिंदुइज्म इन साउथ इंडिया। जो प्रेजेंट हिंदुइज्म अभी जो हम देखते हैं, जिस तरीके का हिंदुइज्म है वहाँ पे, इट वाज डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द नायनार्स एज वेल एज द अलवर्स गिव बूस्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ शिव भक्ति एंड विष्णु भक्ति। तो ये डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेट द फाउंडेशन फॉर द रिलीजियस कल्चरल ऑफ चोला पीरियड। एजुकेशनल लिटरेचर किस तरीके का था इस समय पे? तो घटिकास देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। तो important educational institute under the Pallavas usually located near temples, center of higher learning। ऊपर हमें नॉर्थ में क्या मिलता है? पाठशाला, और यहाँ हमें मिलता है घटिका। पल्लवा स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट भी डेवलप होती है जैसे हमने देखी, और ग्रंथा स्क्रिप्ट इनकी देखी हमने, और यहाँ पे भी कुछ हमें स्क्रिप्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो पल्लवा डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड पल्लवा स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इट इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम्स इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो अभी रीजनल आपकी भाषाएं हैं, इंटरनेशनल भाषाएं, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन की, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है, तो वो उसका डेवलपमेंट हमें पल्लव स्क्रिप्ट से देखने को मिलता है। जैसे ये भाषा कौन सी है? खेमर, थाई, जावानीज, कावी, ये वाली जो आपकी स्क्रिप्ट है, इसका डेवलपमेंट हमें पल्लवा स्क्रिप्ट से ही देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं ये who were patronized by the पल्लवास। तो भैरवी, इनकी किताब है कीरत अर्जुनिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत महाकाव्य एपिक पोएम्स। 8 महाकाव्य है, ये याद रखिएगा, 8 महाकाव्य, इनको देख लीजिएगा। इसमें 2 आपके कालिदास के हैं, एक आपका ये भैरवी का हो गया, तो ये आप अपन को पढ़ना जरूरी है, तो ये देख लीजिएगा आप। रिनोन्ड फॉर इट्स पोएटिक एक्सीलेंस एंड कॉम्प्लेक्स स्टाइल। जस्ट गूगल इट और आपको मिल जाएंगे 8 महाकाव्य क्या है, आप लिख के कहीं भी रख सकते हैं इसमें। फिर आपके आते हैं दंदिन। दंदी जो है आपके 10 कुमार चरिता और काव्य दर्शा, ये 2 चीजें लिखते हैं। एमिनेंट संस्कृत प्रोज राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक, काव्य दर्शा इज फाउंडेशनल वर्क ऑफ संस्कृत पोएटिक्स। फिर आते हैं आपके दिगनाग। दिगनाग जो है, ये 2 किताबें लिखते हैं आपकी, प्रमामा समुक्का, ठीक है, प्रमामा समुक्या या न्याय मुखा, ये 2 किताबें हैं इनकी। इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट फिलोसफर एंड लॉजिशियन, पायनियर्ड इन बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, दैट इज ऑल एपिस्टेमोलॉजी। मयूर शर्मा या मयूर शर्मा, नो एक्सटेंट लिटरेरी वर्क्स सिक्योरली एट्रीब्यूटेड, यानी कुछ मिला नहीं है इनका, पर ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ कदम्बा डायनेस्टी। जो कदम्बा की लड़ाई लड़ी ना कदम्बा में जाके, तो उसके भी फाउंडर थे ये। ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द स्कॉलरशिप ऑफ इन द वेदास एंड संस्कृत लर्निंग बिफोर एस्टैब्लिशिंग द किंगडम। तो इनको स्कॉलरशिप वगैरह मेरी पढ़ने का मौका मिला, किसके रूल में? इन पल्लवास के रूल में। पर इस समय क्या हुआ, जब वो बाद में जाके बड़े होते हैं और कुछ अपना काम वाम करते हैं, तो ही गॉट अ चांस टू मेक हिज ओन डायनेस्टी, दैट वाज द कदम्बा डायनेस्टी। तो और महेंद्र वर्मन वन, जो कि राजा है खुद, महेंद्र वर्मन वन, हमने ऊपर बात करी ना, महेंद्र वर्मन वन ये वाले यहाँ पे कहीं पे हमने बात करी, ये इन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो महेंद्र वर्मन वन, इनने कुछ किताब वो लिखे थे, एक नाट्य लिखा था, आपको बताया था मैंने, मत्ता विलासा प्रसन्ना, ठीक है। और फिर क्या लिखा? भगवा दज्जू, भगवा दज्जू की हम, ये एक और इनने प्ले वगैरह लिखा है। स्कॉलर किंग, प्ले राइट, पेट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर, और महेंद्र वर्मन वन। थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं, जो मोस्टली इनका स्थापत्य कला किस तरीके का है। जहां हमने देखा कि शोर टेम्पल आता है, पंचरथ टेम्पल आता है, तो ये आपके जो टेम्पल्स हैं ये यहाँ पे आते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पल्लवास pioneered in the transition from rock cut temples to monolithic temples to structural stone temples।
रॉक कट टेम्पल भी बनाया इन्होंने, फिर मोनोलिथिक एक बड़ा पत्थर काट के जो मंदिर बनाना वो भी बनाया, और उसके बाद स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थोड़े थोड़े पत्थर जोड़ जोड़ के अच्छा डिजाइन बना के इलेबोरेट बनाने की कोशिश करेगी, ये भी इन्होंने किया। तो 5 रथा टेम्पल एक है मामल्लापुरम में, ठीक है, ये मोनोलिथिक टेम्पल का एक आपका मार्बल है। शोर टेम्पल जो है आपका ये रॉक कट टेम्पल है, ठीक है। their architecture laid the foundation of later Chola temple architecture। जब चोलास आए वापस, इंपीरियल चोलास, तो उन्होंने जब देखा कि अच्छा इस तरीके से है क्या, तब वो आपको वहाँ पे नए जो टेम्पल का जो है बृहदेश्वर वगैरह टेम्पल जैसे है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये जो आपके डिजाइन है जो पल्लवास लेकर आए थे, यही उन्हें एक यही उन्हें पूरा का पूरा जो श्रेय है यहाँ से ही वो लोग को मिलता है। अब स्टेजेस क्या थे पल्लवा आर्किटेक्चर के, तो अलग अलग राजाओं के टाइम पे अलग अलग टाइप का आर्किटेक्चर आता है। तो पहले आते हैं आपके महेंद्र स्टाइल, तो ये महेंद्र वर्मन वन के टाइम की बात है। तो बिगिनिंग ऑफ पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर। अब आप ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ होगा, इंस्पिरेशन किस तरीके से आई होगी जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। सबसे पहले रॉक्स दिखे होंगे तो रॉक कट टेम्पल बना दिया। अब थोड़ा सा और सोचा तो क्या है, एक बड़ा चट्टान दिख रही है तो अब उसका चट्टान का पत्थर का वो बना दिया आपने, जो मंदिर है वो। अब थोड़ी और डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, और एडवांसमेंट हुआ, और भी हमने बाहर दुनिया देखी कि अच्छा इस तरीके का बनता है। अब हम स्ट्रक्चरल टेम्पल पे आ गए। तो राजा के हिसाब से ही डिवीजन होगा, ये बात याद रखिएगा। तो पहला राजा आएगा, महेंद्र वर्मन पहले आए तो रॉक कट टेम्पल। इसके बाद आपके दूसरे राजा आएंगे, वो दूसरे को प्रमोट करेंगे, तीसरे आएंगे वो तीसरे को प्रमोट करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं ये। तो महेंद्र वर्मन जो महेंद्र स्टाइल है, तो बिगिनिंग ऑफ पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर, एक्सकेवेटेड द केव टेम्पल्स फ्रॉम अ लिविंग रॉक। इसके एग्जाम्पल क्या क्या मिलते हैं हमें रॉक कट के, तो मेदांगापट्टू केव टेम्पल, महेंद्रवादी केव टेम्पल और दालावनूर केव टेम्पल, ये आपके हैं, तीनों के तीनों महेंद्र वर्मन के ही बनाए हुए हैं। अगला आता है आपका मामल्ला स्टाइल। मामल्ला कौन थे आपके, नरसिम्हा वर्मन वन जो है आपके मामल्ला कहलाते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। रॉक वाला हो गया काम। अब एक सिंगल चट्टान को तराश के हम बना रहे हैं मंदिर, टेम्पल्स कार्व फ्रॉम अ सिंगल रॉक। समझ में आ रहा है आपको टेक्नोलॉजी की बात कैसे कर रहा हूँ मैं। रॉक्स, फिर एक सिंगल स्टोन का मंदिर, और फिर बहुत सारे स्टोन्स के मंदिर। नथिंग वन मैनी, गॉट इट। सेम गोज विद राजा। तो पहले जो राजा है वो पहले टाइप का मंदिर, दूसरे जो राजा है वो दूसरे टाइप का मंदिर, और तीसरे जो राजा आएंगे वो तीसरे टाइप का मंदिर। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई कमी कोई इशू नहीं ना। कुछ भी होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भैया नहीं आ रहा समझ में, फिर से बताऊंगा मैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं री रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो भी करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट क्या थे इस समय के, जो आपके मामल्ला स्टाइल है, तो उसके आपको जो मिलते हैं वो आपको पंचरथ मिलता है, अर्जुन रथ मिलता है, भीम रथ, द्रौपदी रथ और अर्जुनास पेनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो आर्ट है वो है अर्जुनास पेनेंस। ये हमें याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। ये है आपका पंचरथ, ठीक है। यहाँ 5 स्ट्रक्चर है ऐसे रथ के जैसे दिखते हैं ये एक बड़ा पत्थर होगा, जैसे ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही एक बड़ा पत्थर होगा यहाँ पे रॉक, तो उसको तराश के इन्होंने ये मंदिर बना दिया है। इसके बाद आपके आते हैं राजसिम्हा स्टाइल। राजसिम्हा आप समझ ही गए होंगे, नरसिम्हा वर्मन टू है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी कैसी है। ओके, जो आपके सबसे पहले आए महेंद्र स्टाइल, महेंद्र वर्मन वन, फिर आपका आया मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नरसिम्हा वर्मन वन, और फिर आपका आया जो थर्ड है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, वो आया राजसिम्हा के टाइम पे, यानी नरसिम्हा वर्मन टू। तो ये पूरा डेवलप हो जाता है। पैटर्न नरसिम्हा वर्मन टू या राजसिम्हा फीचर्स मैच्योर फेज ऑफ पाला स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स बिल्ड विद ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स। अच्छे से तराशे हुए गोल गोल, यानी आपके चौकोर चौकोर जो टुकड़े होते हैं वैसे ले लेके मंदिर बनाए गए। इसमें आपके आता है कैलाशनाथा टेम्पल, ठीक है, कांचीपुरम में है ये। फर्स्ट पल्लवा स्ट्रक्चरल टेम्पल, और दूसरा आता है शोर टेम्पल, ये आपका मामल्लापुरम में, ये भी हमें देखने को मिलता है। ये शोर टेम्पल आपका ऐसा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है इनका, नरसिम्हा वर्मन के टाइम का, नरसिम्हा वर्मन टू के। ये आपका कैलाश नाथार टेम्पल है, ये भी आप देखिए अलग अलग टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़ों जोड़ जोड़ के ये बनाया गया है, मोनोलिथिक नहीं है यहाँ पे। कांचीपुरम में है ये। अब माँ मल्लापुरम जो जगह थी इनकी, नरसिम्हा वर्मन ने जो डेवलप करी थी,
जहाँ पे आपको ये सारे मंदिर वगैरह, रथ टेम्पल वगैरह मिलते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेवलप्ड बाय नरसिम्हा वर्मन वन, नेम्ड आफ्टर हिज टाइटल मामल्ला, मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द पल्लवास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स क्या है आपके, पंचरथा और फिर शो टेम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मार्बल है यहाँ के। अर्जुनस पेनिस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप जाके ना इमेज चेक कर लीजिएगा, शायद मैं इधर डालना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है अर्जुनस पेनिस की। और यहाँ पे भी है मलेशिया में, मलेशिया की एयरपोर्ट पे भी बना हुआ है अर्जुनस पेनिस। तो बहुत सारी जगहों पे अर्जुनस पेनिस वाली जो आपकी स्कल्पचर है वो बहुत जगहों पे आपको मिलता है। ट्रेड एंड मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, द पल्लवास मेंटेन एक्टिव मैरीटाइम ट्रेड थ्रू कोरोमंडल कोस्ट, established cultural and commercial contact with Sri Lanka and Southeast Asia, played an important role in transmitting Indian culture overseas। ठीक है। डिक्लाइन किस तरीके से हुआ चालुक्य पावर का, तो चालुक्य प्रेशर वीकेंड पल्लवास, तो पल्लवास, सॉरी हम पल्लवास की बात कर रहे हैं। तो पल्लवा पावर का जो डिक्लाइन होता है वो किस वजह से होता है, चालुक्य से कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, और ये कंटिन्यू प्रेशर बना हुआ है जब तक आप हरा नहीं देते पूरी तरीके से चालुक्यास को। आपकी आर्मी लगी हुई है बॉर्डर पे, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो एक्टिवली, बहुत ही प्रोएक्टिवली आप वहाँ पे उस तरफ ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो डिक्लाइन शुरू होता है। राइज ऑफ चोलास फर्दर रिड्यूस द पल्लवा पावर, इंपीरियल चोलास का भी राइज होने लग गया था डीप साउथ में। ठीक है। और आदित्य वन जो थे, जो आपके चोला राजा थे, ही डिफीटेड अपराजिता वर्मन, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। वहां से एनेक्सेशन हो जाता है, आपके पूरे चोला एम्पायर कांचीपुरम तक आ जाते हैं और वो एनेक्सेशन हो जाता है, और उसके बाद से आपका जो पल्लव एम्पायर है वो डेवलप हो ही नहीं पाता। पल्लव एम्पायर अब एक जगह पे रुक जाता है और वो डेवलप नहीं हो पाता और धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है पूरी तरीके से। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनके, तो एस्टेब्लिश कांचीपुरम एज मेजर पॉलिटिकल कल्चर, यानी वही सारी बातें जो ऊपर हमने करी है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज अ मेन आंसर मैं बताता ही हूँ, वो है ये। पायनियर साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, लेड द फाउंडेशन ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, इनकरेज द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट, नायनार्स एंड अलवर्स देखे हमने, प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लर्निंग, इन्फ्लुएंस कल्चर एंड स्क्रिप्ट इन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये भी हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है साउथ ईस्ट एशिया का उस समय का, साउथ ईस्ट एशिया की लैंग्वेजेस का बेसिकली, सर्व्ड एज द प्रिंसिपल राइवल फॉर चालुक्यास इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये हमारा पल्लवास पूरा हो गया। कहीं कहीं पे अगर नाम का कंफ्यूजन अगर हुआ हो कि मैंने कुछ गलती से बोल दिया हो, तो हो जाता है कभी कभी जल्दी में, तो प्लीज माफ करिएगा उसको। पल्लव एम्पायर, पल्लव एम्पायर कुछ इस तरीके से था, इनकी यहाँ पे कैपिटल कांची यहाँ थी। जो चोलास का इमरजेंस बोला है मैंने, वो इस तरफ से चोलास राइज करते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं, इनके ऊपर रिलेंटलेस अटैक होते हैं और ये पूरा का पूरा जो एरिया ये अनेक्स कर लेते हैं चोलास। ऑलराइट गाइस, अब बस हमारा एक पार्ट बचा है कि चालुक्य पल्लव का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में था क्या, तो हम वो वाला पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है आपका 6 to 8 सेंचुरी, यानी 200 साल चलता है लगभग ये। The political history of peninsular India between the 6th and the 8th century was dominated by prolonged rivalry between the Chalukyas of Badami and Pallavas of Kanchipuram. The conflict continued for nearly 2 centuries and was one of the most significant interstate rivalries of early medieval India. It shaped the political balance of power in the South India and paved the way for the rise of later dynasties such as the Rashtrakutas and the Cholas. The Pandyas of Madurai occasionally participated in the conflict, though as a comparatively weaker power. कभी कभी पांड्यास जो है, जो एग्जिस्ट करते थे, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते थे इसमें। मैं अभी बता रहा हूँ, जो टिप है आप उसको इंडिपेंडेंट ही समझिए, इसको आपको इसको आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है ये सब चीजों में। इसका ये इतना हिस्सा पूरा इंडिपेंडेंट ही रहा है, बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंट रहे। कॉजेस क्या थे कन्फ्लिक्ट के यहाँ पे, पल्लवास और चालुक्यास के बीच में। तो बोथ डायनेस्टी सॉट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर साउथ इंडिया, ये चाहिए था इन्हें। कॉम्पिटिशन फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स। डिजायर टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स, कमर्शियल सेंटर्स, कांचीपुरम पे कंट्रोल जैसे जमाना चाहते थे। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी एंड मिलिट्री प्रेस्टीज ऑफ बोथ द किंगडम्स। मेजर इवेंट क्या क्या हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे सब। तो पुलकेशिन टू ने मेजरली चालू किया था अटैक। पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन वन को हराया, फिर नरसिम्हा वर्मन बनाए और उन्होंने वातापी को कैप्चर कर लिया और उन्होंने पुलकेशिन टू को मार दिया। उसके बाद क्या होता है, नरसिम्हा वर्मन जो है एक टाइटल ले लेते हैं वतापी कोंडा, फिर विक्रमादित्य वन आते हैं।
विक्रमादित्य वन वापस से आके जो बादामी है उसको छीन लेते हैं पल्लव राजा से। और विक्रमादित्य जो टू है ये कांचीपुरम में अटैक करते हैं 3 बार, सक्सेसफुल नहीं होते लेकिन अटैक करते हैं। और पल्लवास जो है ये है एक मेजर डिफीट मिलती है इनको विक्रमादित्य टू के ही हाथों बाद में। ठीक है, अभी ये 3 अटैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 अटैक्स करने के बाद फिर से एक बार ऐसा होता है कि आदित्य आते हैं और हरा देते हैं आपके यहाँ पे। एक जगह पे मैंने लिखा भी था ना कहीं पे, एक मिनट जस्ट ये रहा यहाँ। तो अपराजित वर्मन को आदित्य वर्मन यहाँ है आपके आदित्य वन है जो ये हरा देते हैं आके। यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलता है और इस वजह से पल्लवास का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या हुआ है, अब विक्रमादित्य वन जो है आदित्य वन ने हरा दिया है जो आपके यहाँ पे राजा थे उन्हें वो। अब आपके पास जो बचते हैं विक्रमादित्य वन जो है वो फिर अटैक करते हैं रिलेंटलेस, और इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है आपका कॉन्कर हो जाता है विक्रमादित्य वन के हाथों। ये हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। ठीक है, पल्लवा सफर्ड मेजर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ विक्रमादित्य टू। अब हम इसको फेजेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हुआ। ये तो चार्ट मैंने दिखाई दिया आपको। अब एक पूरा का पूरा यहाँ पे हमने इसको किस फेज में कैसे कैसे ये लड़ाई हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो 4 फेज थे इस लड़ाई के बेसिकली। तो फेज 1 चालुक्य सक्सेस अंडर पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू जो है ये अटैक करते हैं चालुक्य पे, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ग्रेटेस्ट अर्ली चालुक्य है ये अटैक करते हैं आपके पल्लव किंगडम पे। और किससे लड़ते हैं, महेंद्र वर्मन वन से लड़ते हैं, उन्हें हरा देते हैं महेंद्र वर्मन वन को। और उसके बाद क्या होता है, अंदर तक आ जाते हैं, कांचीपुरम तक भी पहुंच जाते हैं लगभग। ठीक है, और क्या करते हैं, ये वहां पे अटैक नहीं करते, उन पे अटैक कर सकते थे पर वो नहीं करते हैं और रुक जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, पल्लवस को सरेंडर करना पड़ता है। नॉर्दर्न जो टेरिटरीज है वो बोलते हैं कि मेरी बस एक डील है, मैं तुम पे अटैक नहीं कर रहा, ना राजमहल पे ना किसी पे, मुझे इतना हिस्सा दे दो, तो वो दे देते हैं। और चालुक्य इन्फ्लुएंस जो है इस वजह से कम हो जाता है, यानी सॉरी बढ़ जाता है थोड़ा यहाँ पे। पल्लवास क्या करते हैं, फिर रिवाइव करते हैं नरसिम्हा वर्मन वन के अंडर। ये हैं जो ये रीऑर्गेनाइज करते हैं पल्लव आर्मी को आपकी, नरसिम्हा वर्मन वन, और काउंटर अटैक करते हैं। इनके अटैक में क्या होता है, आपका जो बादामी के कैप्चर करते समय पुलकेशिन टू जो है वो मारे जाते हैं, जो आपके चालुक्यन राजा थे। तो कैप्चर ऑफ वातापी 642। तो पल्लवा फोर्सेस इन्वेडेड चालुक्य किंगडम, कैप्चर्ड वातापी बादामी, एंड पुलकेशिन टू जो है इज प्रोबेबली किल्ड ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स। अज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा। अपना नाम चेंज, अपने आगे नाम के आगे एक टाइटल लगा लेते हैं, नरसिम्हा वर्मन वन ऑफ द पल्लवास, क्या वातापी कोंडा, वातापी के कॉन्कर, वातापी को जीतने वाले। इसका रिजल्ट ये होता है, दिस इज द फर्स्ट मेजर पल्लव विक्ट्री ओवर द चालुक्यास। चालुक्यास जो इतने अंदर तक आ गए, अब उनके ऊपर भी हम उनकी कैपिटल तक पहुंच गए और उनको हमने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे एक टेम्पररी कोलैप्स देखने को मिलता है हमें चालुक्यन सुप्रीमेसी में। फिर आपके आएंगे विक्रमादित्य वन, चालुक्य की रिकवरी शुरू करने के लिए। हमने ऊपर भी देखा था विक्रमादित्य वन आते हैं, तो चालुक्यन अथॉरिटी जो है ये वापस से रिस्टोर हो जाती है और ये वातापी को रिकवर कर लेते हैं पल्लवास से उस समय, एंड री एस्टेब्लिश चालुक्य सुप्रीमेसी इन द वेस्टर्न डेक्कन। फिर से ये राज करने लगते हैं बादामी से वेस्टर्न डेक्कन पे। अब रिन्यूड चालुक्य या पल्लवा वॉर्स एक और फेज आपका आखिरी आता है। यहाँ पे विक्रमादित्य टू है, ये 3 बार आपके वहां पे अटैक करते हैं कांचीपुरम में। ओके, ये पल्लवास को हरा देते हैं और रिस्टोर करते हैं चालुक्य प्रेस्टीज इस रीजन में। अब जो आपके राजा हैं यहाँ पे पल्लवास के इसमें, इनको हरा देते हैं फिर आके आदित्य, जो आपके यहाँ पे हमने बात करी थी वही वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। अपराजित वर्मन जो है इनको आके हरा देते हैं आदित्य वर्मन। मेरे को सॉरी वो नाम याद नहीं आ रहा था एकदम से, ऐसा होता है, देखिए मुझे इतनी प्रैक्टिस है तभी मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी, और बहुत बार होता है ऐसा। अगर यहाँ पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे या आपके ऑफिस में बैठे बैठे ये सब हो रहा है, तो भाई एग्जाम सेंटर में आप कितने प्रेशर में हो तब तो हो ही जाएगा, तो इसलिए बार बार याद करने की जरूरत है इसको। Although victorious, he did not destroy Kanchipuram or its temples, reflecting the contemporary code of warfare. He didn't do that. फिर जब आदित्यवन जो चोला थे, ओके, आदित्यवन चोला, ये जब अटैक करते हैं
तो ये तो भाई पूरा का पूरा एरिया जो है उसका पल्लवास को खत्म कर देता है। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा है कॉन्फ्लिक्ट का? तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं क्या? नीदर डायनेस्टी अचीव्ड परमानेंट सुप्रीमेसी, कंटिन्यूस वॉरफेयर एग्जॉस्टेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये खत्म होते गए, एंड प्रोलॉन्ग राइवलरी वीकेंड बोथ द स्टेट्स। राइज ऑफ न्यू पावर्स, तो वीकेंड चालुक्यस वर इवेंचुअली ओवरथ्रोन बाय राष्ट्रकूटास। यहाँ पे राष्ट्रकूट आ गए चालुक्यास को हरा के, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए थे और राष्ट्रकूट वर द फिड्यूशरीज ऑफ चालुक्यास, तो इनको मौका मिल जाता राष्ट्रकूट को टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड टू अटैक चालुक्यन किंगडम जो है आपका बादामी में, और पूरा का पूरा हिस्सा आपका टेक ओवर करने में। और पल्लवास जो है उनको इंपीरियल चोलास पछाड़ देते हैं, वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं, इंपीरियल चोलास जाके एनेक्स कर लेते हैं पूरा। कल्चरल इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है हमें इन वॉरफेयर का, कि डिस्पाइट कंटिन्यूस वॉरफेयर बोथ डायनेस्टीज रिमेन ग्रेट पेट्रन्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, एजुकेशन। इन सबको खराब नहीं करते, मंदिर जाके मंदिर नहीं तोड़ते ये लोग, ये सिर्फ उतना अधिकार मांगते हैं, उतनी जगह मांगते हैं, और उस बात पर अधिकार मांगते हैं कि आपने हमसे लड़ाई करी तो अब हम आपको हरा रहे हैं, अब हम आपका जो रीजन है उसे एनेक्स कर रहे हैं। बहुत बार तो एनेक्स भी नहीं करते, छोड़ देते हैं लड़के, लेकिन अंदर घुसने का पूरा प्रयास करते हैं कि भैया हम सामने वाले को दिखा तो दे कि हम क्या कर सकते हैं, काबिलियत क्या रखते हैं। की पर्सनालिटीज क्या क्या थी इस वॉर की, तो ये 5 लोग थे, ये आपने देखा, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पूरा डिस्कस किया था। तो ये 2 टेबल जो है, अगर आपने ये 2 टेबल कंप्लीट पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है कि चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट शेप द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फॉर नियरली 2 centuries, determined the balance of power in the Deccan and prevented emergence of single dominant power in the peninsular India। आपस में ही लड़ते रहे, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पूरी तरह हरा दिया और हम खुद पूरा अनेक्स करके बैठे हैं और पूरा हमने राज जो है वो रख लिया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। इनने इनको हराया, इनने इनको हराया, इनके ये टू एंड फ्रो आपका पिंग पोंग चलता रहा राज्य का। द राइवलरी स्टिमुलेटेड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन बोथ द किंगडम्स, and it prepared the political background for the rise of Rashtrakutas in the Deccan and Cholas in Tamil Nadu। Alright guys, यहाँ पे ऐसा हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। ठीक है गाइस, हमने डिस्कस किया है इसमें कि जो नई डायनेस्टीज आई कौन सी थी, तो हमने 5 डायनेस्टीज के नाम देखे थे, वाकटकास, आपके चालुक्यास, पल्लवास, कदम्बास और वेस्टर्न गंगा। हमने यहाँ पे इस लेक्चर में बात करी 3 डायनेस्टीज की, वाकटकास की, वाकटकास के राजाओं की, फिर हमने देखे आपके चालुक्य और उनके राजा, और फिर हमने देखे पल्लवा और उनके राजा। राजपाट कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, ये सारी भी हमने इनके जो फीचर्स हैं पर्टिकुलर अलग अलग जो आपके डायनेस्टीज हैं उनके अलग अलग फीचर्स हैं उनकी भी हमने बात करी। रिलीजन कैसा था, क्या था, और हमने आपको यहाँ पे इमेजेस भी दिखाई कि किस तरीके की इमेजेस थी, क्या क्या इन्होंने बनवाया, ये सारी बातें हुई। फिर हमने रिलेशंस देखे आपस में एक दूसरे से कैसे थे, कॉर्डियल थे या नहीं। तो हमने ये नोटिस किया कि चालुक्य और पल्लवास का तो लड़ाई थी, तो हमने उस लड़ाई को भी अच्छे से डिस्कस किया कि क्यों लड़ाई हुई, कैसे हुई, और क्या क्या था उसके कारण, और उसका सिग्निफिकेंस क्या बनता है, ये वाली भी हमने बात करी। सो विद दैट ये 3 हमारी डायनेस्टीज भी खत्म होती हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास 2 बची हैं, कदम्बास बचे हैं और वेस्टर्न गंगास बचे हैं। तो वो जो लेक्चर रहेगा हमारा जो नेक्स्ट, उसमें हम कदम्बास वेस्टर्न गंगास को डिस्कस करेंगे ही। हम कंपाउंडली इंपॉर्टेंट जो कुछ चार्ट्स और टेबल्स हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड। तो हम पूरी पांचों के पांचों का एक कॉम्प्रिहेंसिव भी वहाँ पे टेबल बना हुआ है कि इनका आपस में कंपैरेटिवली क्या फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस आते गए। ये जो 750 साल जो है 750 ईयर्स टू 800 ईयर्स का जो डिफरेंस है, ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है इस पर्टिकुलर एज में, ये भी हम वहाँ बात करेंगे। ये सारी बात हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। सो बस मैं अब ये चाहता हूँ, आई विल अर्ज यू अगेन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टू डाउनलोड ऑल दीज नोट्स यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज @PK पढ़ो। आप वहाँ जाके पूरा का पूरा जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है इस कोर्स में सबके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, एब्सोल्युटली नो चार्ज विद दैट। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे मिल जाएंगी, आपको बस उसको लेना है। ईदर कीप इट एज PDF, अगर आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते, जस्ट कीप इट एज PDF और शेयर विद समवन हु नीड्स इट, तो उनकी मदद हो सके। ऑलराइट, और बस यही था मुझे कहना। अब विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई आस्क यू, वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्त रहो,
पी के पढ़ो, खुश रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।